हो क्या रहा है दुनिया में और इतना केओस सडनली ये पिछले 2-3 महीनों में कैसे शुरू हो गया? केओस का सबसे बड़ा रीजन है डिसरप्टिव फॉरेन पॉलिसी जो ट्रम्प की है। फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उसका ये रहता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका शुड गेन प्राइमेसी। जितने भी वर्ल्ड एरियाज में जहाँ इश्यूज हैं उनको मैनेज करने के लिए ही हैज टू अंडरटेक सच काइंड ऑफ डिसरप्शन। We will make America proud again. Together, we will make America great again. तो अफगानिस्तान में जितना भी प्रेजेंस है मिनरल्स का, उसको कम्प्लीटली हाईजैक करना चाइना की इस मोमेंट पे इंटरेस्ट में। मिनरल रेस चल रही है बेसिकली अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान इन्वॉल्व है। डू यू थिंक कि लिमिटेड वॉर भारत और पाकिस्तान का और एक हो सकता है? हमेशा होगा, और वो आज नहीं, मतलब इनफैक्ट कभी भी आने वाले 3-4 सालों में बहुत फ्रीक्वेंट होंगे। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट जो है वो अपना, देखो, आपकी ग्रोथ के लिए इससे इम्पोर्टेंट चीज इस समय ये है कि आपको सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनना है। वर्ल्ड में आपका ओरिजिनली फ्रेंड कोई नहीं होता। हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी एक थिंकिंग की थी कि नहीं, हमारे कुछ ट्रू फ्रेंड्स हैं, वो अब शैटर हो चुकी है, और वो शैटर होना एक पॉइंट पे जरूरी भी था। 2047 का जो हमारा डेवलप्ड नेशन का गोल है, 3 सबसे बड़े चैलेंजेस इंडिया के लिए कौन से होंगे? एजुकेशन है, हमारी पॉलिसी है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे यूथ, क्योंकि यूथ को इस समय सिर्फ इंस्टाग्राम पे रीलें बना। और तीसरा सबसे बड़ा ये इशू है हमारा कि वी हैव टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल। बाई चांस एक वेबसाइट मुझे मिली alberteinstein.org। अब उसके ऊपर ना उन्होंने 186 मेथड्स दिए है कि आप एक कंट्री को डिसरप्ट कैसे कर सकते हो बाय पीसफुल मीन्स। एंड जब मैं वो देखता हूँ, वहाँ पे मैंने वो लिस्ट पढ़ी, और जब मैं अपोजिशन की हरकतें यहाँ देखता हूँ, आई सी स्टार्क सिमिलैरिटीज कि यू नो योर एंटायर गेम इज बेस्ड ऑन प्रोपेगेंडा, नॉट अ विजन फॉर द कंट्री। बच्चे को यही नहीं पता कि मेरे को उठ के आज दिन में अचीव क्या करना है, मैंने कौन सा नया टेंट्रम थ्रो करना है। आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो विजन देगा वो देश? सो लेट्स नॉट टेक देम वेरी सीरियसली। ये तो 2 बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, एक तो इजराइल एंड हमास वाला जो है, ईरान वाला उसमें आ जाता है, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव यूक्रेन रशिया, और बीच में ऑप सिंदूर हुआ, पाकिस्तान एंड इंडिया वर इन्वॉल्वड। वेयर डू यू थिंक वर्ल्ड विल बी इन 10 years? वी डोंट नो वेयर द वर्ल्ड विल बी 1 year डाउन द लाइन आल्सो, बट ये है कि नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है आप सभी के फेवरेट पवनीत सिंह जी। इस पॉडकास्ट पे हमने बात की है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, दुनिया में आखिर हो क्या रहा है उसके बारे में, और भारत अब क्या रोल प्ले करने वाला है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में उसके बारे में। पवनीत सिंह जी का इंट्रोडक्शन देने की ऐसे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू बी फॉर्मल, पवनीत सिंह जी एक यूपीएससी मेंटोर है और जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी। इस पॉडकास्ट पे हमने बात की है भारत और अमेरिका के बदलते हुए रिश्तों की, हमने बात की है भारत और चीन के रिश्तों की, और हमने बात की है कि भारत के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या होंगे, हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हमें बदलने की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही ज़्यादा डायनामिक पॉडकास्ट है जिसमें आपको कई सारी चीज़ें जानने मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हो क्या रहा है और भारत के अंदर क्या हो रहा है, और भारत को किन चैलेंजेस से अब निकल के आगे गुजरना पड़ेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। पवनीत जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस शो पे। थैंक यू। पिछली बार जब हमने बात की थी तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, एंड आज जब हम बात कर रहे हैं तो केओस एक तरह से इंडिया की तरफ अभी मूव हो चुका है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। एक तरफ वांगी यहाँ जहाँ पे इंडिया विजिट कर रहे हैं, मोदी जी शायद ये पॉडकास्ट जब तक रिलीज़ होगा तब तक एससीओ समिट के लिए जाके वापस आ चुके होंगे। अलास्का में पुतिन और ट्रम्प के टॉक्स हो चुके हैं, जेलेंस्की यूएस जाके आ चुका है। लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग टू फास्ट। हो क्या रहा है दुनिया में और इतना केओस सडनली ये पिछले 2-3 महीनों में कैसे शुरू हो गया? नहीं, देखो, केओस का सबसे बड़ा रीजन है डिसरप्टिव फॉरेन पॉलिसी जो बेसिकली ट्रम्प की है। बिकॉज वो एक न्यू मर्सेंटलिस्ट अप्रोच के तहत फॉरेन पॉलिसी करता है, और उस फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उसका ये रहता है कि भाई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ अमेरिका शुड गेन प्राइमेसी। तो ऑब्वियस ही बात है कि अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए देन जितने भी वर्ल्ड एरियाज में जहाँ इश्यूज हैं उनको मैनेज करने के लिए ही हैज़ टू अंडरटेक सच काइंड ऑफ डिसरप्शंस। तो ये चीज़ की वजह से क्या हुआ है कि आप मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप से लेके एशिया तक अगर आप देखो तो केओस मचा हुआ है, और ये फॉर द टाइमिंग प्रोबेबली अगले 1 साल जब तक चीज़ें स्टेबलाइज नहीं करती हैं तब तक रहेगा भी। क्योंकि अभी इस मोमेंट पे अमेरिका की प्रायोरिटी ये है कि जो उनका अपना अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन है उसके तहत सारी कंट्रीज अलाइन हो जाएं। बट यहाँ पर क्वेश्चन यही उठता है कि कितनी कंट्रीज उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से अलाइन होती हैं या नहीं होती हैं। राइट।
तो लेट्स सी हाउ द वर्ल्ड अनफोल्ड्स द वे इट इज गोइंग राइट नाउ। करेक्ट, बट ये ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी है या उसका एक सेल्फिश पॉलिसी है? बिकॉज जैसे जो पाकिस्तान का भी हमने देखा, क्लियरली लुक्स, मतलब ऐसा लगता है कि वो जो क्रिप्टो करेंसी वाला एक बीच में था, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल वाला, दैट इज़ वन ऑफ दोज एंगल्स जिसके लिए वो पाकिस्तान के इतना क्लोज जा रहा है। नहीं देखो, एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी याद रखनी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन ट्रम्प्स वे ऑफ डीलिंग एंड अमेरिकाज वे ऑफ डीलिंग। तो आज भी जब हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, फॉर दैट मैटर जो लोग कहते हैं, तो आपके इंडिया यूएस के रिलेशंस का फाउंडेशन खराब नहीं हो रहा है। जो खराब हो रहा है वो बेसिकली आपका ट्रम्प से एंगेजमेंट हो रहा है। देखो, ट्रम्प इज एन इंडिविजुअल, वो आज है कल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो इंडिया और अमेरिका के बीच की फॉरेन पॉलिसी बनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और जो उसमें प्रिंसिपल्स हैं वो अभी उस लेवल पे ऑल्टर नहीं हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये दिख भी रहा है कि इतने सो कॉल्ड पर्सनल लेवल पर डैमेजिंग इश्यूज होने के बाद भी जो फाउंडेशनल स्टेटस है इंडिया यूएस रिलेशंस का वो अभी तक अफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर रखें हम कि वी आर डीलिंग विद ट्रम्प, वी आर नॉट डीलिंग विद दी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग पर से। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग की भाई इंडिया को वो क्या और किस नज़रिए से देखते हैं वो अभी भी वैसी इंटैक्ट है। बट हाँ, ये कहना कि भाई वो परमानेंट वैसी रहेगी, इट्स लाइक डिबेटेबल, क्योंकि ट्रम्प का बिहेवियर ऐसा है इराटिक टाइप का कि कल को अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो ही कैन जस्ट डैमेज द इंटायर रिलेशनशिप। बट ये जो फॉर एग्जांपल नेवारो का जो एक स्टेटमेंट था कि द पीस फॉर यूक्रेन इट गोज थ्रू न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद में उसने एक और बोला था कि आपको हमसे हथियार खरीदने होंगे विदाउट द टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, एंड जो हम बोलते हैं वो मानना होगा बेसिकली। तो ये वाले स्टेटमेंट्स भी आते हैं उनके? नहीं, वो तो हमेशा आएंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अमेरिका कभी भी बायर सेलर रिलेशनशिप के आगे नहीं जाएगा आपसे। उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपके साथ नहीं करूँगा और मैं आपको किसी दूसरे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें मेरा बिजनेस अफेक्ट होता है। करेक्ट। तो अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी इसी नज़रिए से चलेगी कि उसको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि भाई मेरी अपनी डिफेंस जो इंडस्ट्री है, मेरा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो इंटैक्ट रहे। ओके। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रकार के स्टेटमेंट्स जो होते हैं दे आर मोर लाइक ब्लैकमेलिंग एंड थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स। तो ठीक है, मतलब हमें भी पता है कि हमने ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत सालों से देखे, नॉट दैट कि वी आर लिसनिंग टू देम फॉर द फर्स्ट टाइम। करेक्ट। एंड ये जो अभी रशिया को वापस से ये थोड़ा कोजी अप कर रहा है, हमने पहले देखा था कि ये चाइना के साथ में इसने सेम चीज़ की थी और उस टाइम पे यूएसएसआर के साथ में भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए थे। अब ये रशिया के साथ में सेम कर रहा है, तो हमें एक रिकैलिब्रेशन देखने मिल रहा है इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। ये क्या हो रहा है यहाँ नहीं पे? देखो, ये एक सिंपल चीज़ है कि अमेरिका को इतना पता है कि वो रशिया और चाइना को कलेक्टिवली टैकल नहीं कर सकता। अगर वो दो थ्रेड्स कंबाइंड हो जाए तो अमेरिका को ये पता है कि मेरे लिए मुसीबत है। तो अमेरिका का हमेशा से ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि रशिया और चाइना में से किसी एक को न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली डेसिमेट कर दो, बट ये है कि उसको न्यूट्रल कर दो इस हद के कि आपकी सारी एनर्जी फिर दूसरे को काउंटर करने में लग जाए। अब अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसमें एक थिंकिंग डेवलप हुई है पिछले 10 सालों में कि हमारे लिए, अमेरिका के लिए अगर सबसे बड़ा कोई एडवर्सरी है तो वो रशिया नहीं, वो चाइना है। और क्योंकि चाइना है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें रशिया को चाइना से पहले अलग करना होगा और रशिया को एक ग्लोबल एम्बिशन के बजाय उसको रीजनल लेवल पर यूरोप में लाके स्टेबलाइज करना होगा। अगर रशिया यूरोप के लेवल पर स्टेबलाइज हो जाता है ये कह के कि ठीक है मैं अपने रीजनल एम्बिशन को यहाँ पे फुलफिल करूंगा और वो ग्लोबल एम्बिशन में चाइना के साथ नहीं जुड़ता, तब अमेरिका उसके बाद सारी की सारी एनर्जी अपनी जो है चाइना के ऊपर लगाएगा। राइट। तो इस रीजन से ये जो रिकैलिब्रेशन हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये जो रिकैलिब्रेशन इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है? इज इट लाइक कि मतलब सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है या एक्चुअल में ये रिकैलिब्रेशन हो रहा है? नहीं देखो, इंडिया और चाइना का रिलेशन इस तरीके से अगर हम देखें कि भाई उसमें ऑप्टिक्स है तो येस डेफिनेटली एक ऑप्टिक्स का एंगल इसलिए है क्योंकि अमेरिका को ये चीज़ जतानी है कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के तहत हम जिसके साथ एंगेज करना चाहें हम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अगर आप डीप मीनिंगफुल सब्सटेंस की बात करो तो वो तो अनलाइकली है। वो इसलिए अनलाइकली है क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में एक डीप डिस्ट्रस्ट है, तो वो डिस्ट्रस्ट जो है वो ओवरऑल इतनी जल्दी कवर अप नहीं हो पाएगा। राइट। अभी धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है। अब वो अंडरस्टैंडिंग कितना इवॉल्व होती है, चाइना का रवैया क्या होता है, क्या चाइना उसके बावजूद इस अंडरस्टैंडिंग के फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वोलेटाइल करता है नहीं करता, तो वो सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगी चीज़ें। वांगी ने जब वो इंडिया आए थे उसके अराउंड ही एक स्टेटमेंट दिया था कि जो यूएस इंडिया पे टैरिफ्स लगा रहा है वो एक्चुअली बुलिंग कर रहा है एक तरह से, बहुत फेमस वो स्टेटमेंट हुआ। बट इन द पास्ट ऑल्सो चाइना ने ये सेम चीज़ की है इंडिया और यूएस को हाइफिनेट करने के लिए, हमारे रिलेशंस खराब करने के लिए। इस टाइम भी वही चीज़ हो रही है रिपीट, या इज दिस अ जेन्युइन? नहीं देखो, ये अलग ही है इसलिए क्योंकि चाइना खुद भी अफेक्टेड है इन टैरिफ से। उसको भी ये पता है कि उसके लिए एक अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है और अमेरिका की मार्केट से उसके लिए यूरोप की भी मार्केट है। अगर आज रशिया थोड़ा सा
अलाइनमेंट उसका हट जाता है, लेट्स से फॉर दैट मैटर चाइना के ऊपर से, और चाइना से वो थोड़ा सा अलग होकर अपना पूरा एम्बिशन सिर्फ यूरोप में रखता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ ये हो जाएगी कि जब चाइना की बारी होगी उसको फिर एक मार्केट जो है प्रोस्पेक्टिव लेवल पर देखनी होगी। देखो जो लैटिन अमेरिका है या अफ्रीका है, उनकी मार्केट्स का एक्सेस चाइना के पास है, बट वहाँ पर परचेजिंग पावर उतनी नहीं है जितनी फॉर दैट मैटर अमेरिका या इंडिया या यूरोप में है। तो अगर अमेरिका में या यूरोप में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो चाइना बाय डिफॉल्ट सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही देखेगा। ओके, तो यही चीज़ चाइना कर रहा है इस टाइम पे। ओके, तो टेक्निकली उसके लिए हमारे मार्केट्स इंपॉर्टेंट है अभी इस वक्त। वो हमेशा से मार्केट के नज़रिए से ही देखता है, वो आपको कभी भी एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर पैरिटी लाकर नहीं देखेगा। तो ये चाइना का बिहेवियर हमेशा ऐसा ही रहा है। एंड जो एक बीच में भी टॉक्स भी होता है RIC ट्रॉइका वाला, जो रशिया इंडिया चाइना, वेयर डू यू सी दिस, ये कहाँ पे जा सकता है? इसमें कोई चांसेस है हमारे पास में? नहीं, देखो ये टॉक्स तो 1990 से हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल में जो कमी सबसे बड़ी रह गई कि उन्होंने कभी इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। वो एक सिर्फ फोरम ऑफ डिस्कशन एंड टॉक्स एनुअल लेवल पर बन चुका है। अब या तो अगर ये कंट्रीज चाहती हैं कि हम इसको एक फॉर्मल शेप दें, तो यहाँ पर इनको दे हैव टू बेसिकली मेक इट इंस्टीट्यूशनल इन नेचर। और यहाँ पर यही रीज़न था कि रशिया इंडिया चाइना की जो टॉक्स हुई थी, अमेरिका ने उसको देखते सारी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्रिएट की। करेक्ट, क्योंकि जो क्वाड क्रिएट हुआ उसमें उन्होंने क्या करा, उस टॉक को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, उसमें मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर दिए। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको हमेशा प्रेफरेंस होती है इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट की। इसी रीज़न से आप देखो कि हम SCO से अगर एंगेज करते हैं तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो एक इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पर अगर RIC को रिवाइव करना है तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मेक इट इंस्टीट्यूशनल इन नेचर। बट क्या वो होगा या नहीं होगा, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट फैक्टर दैट डेवलप्स बिटवीन इंडिया चाइना। क्योंकि रशिया तो इज अलाइन्ड टू दिस आइडिया। एंड S जयशंकर जी ने तो ये भी कहा था कि मतलब वो तभी हो पाएगा जब चाइना उसको पहले तो रिस्पेक्ट करे हमारे बाउंड्रीज की, उसके बिना तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे उनसे। तो टेक्निकली तो वो हो ही नहीं सकता। फिर टेक्निकली नहीं हो सकता, बट एक पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में हम इंडिया चाइना रिलेशन अब देख रहे हैं वो वापस से वो राजीव गांधी वाला एरा आ रहा है कि लेट्स कंपार्टमेंटलाइज दी बॉर्डर सेपरेटली एंड हैव रिलेशन इन द रिमेनिंग डायमेंशंस व्हिच आर देयर। तो अगर वैसी चीज होती है तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, एंड जब ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान ये साइड बाय साइड क्या कर रहा है? ये सडनली अमेरिका पहुंच जाता है, वहाँ से न्यूक्लियर थ्रेट्स पूरी दुनिया को ही दे देता है। नहीं, देखो पाकिस्तान का रवैया हमेशा से ऐसा रहा है कि उसको कोई ना कोई डोनर चाहिए। अब चाइना एज अ डोनर उसने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है पाकिस्तान में इन द लास्ट 2 डेकेड्स, बट प्रॉब्लम ये है कि उस इन्वेस्टमेंट का चाइना को वो रिटर्न नहीं मिल पाया जितना उसको एक्सपेक्टेड था। तो चाइना का एक थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर है। दैट डज नॉट मीन कि चाइना ने रिलेशनशिप खत्म कर दिया पाकिस्तान के साथ, वो अभी भी उसको नर्चर करके रखना चाहते हैं। बट द फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं एक कोल्ड अप्रोच दिख रही है, क्योंकि चाइना को ये रियलाइज हो गया कि 2 डेकेड से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लेकिन जिस लेवल का रिटर्न मुझे चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ऑल्सो लॉन्ग रन में रीथिंक करेगा डेवलपमेंटल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पर नहीं। क्योंकि सिक्योरिटी लेवल पर वो पाकिस्तान को प्रॉप अप करता रहेगा क्योंकि उससे इंडिया रीजनली बॉक डाउन रहता है, तो वो उसको करना ही करना है। बट यहाँ पर फिर जो ये स्पेस खाली होता है पैसे का, तो वो अब अमेरिका के पास चलेगा। तो ये चीज़ उनकी पाकिस्तान की तो पॉलिसी हमेशा ऐसी रही है। राइट, क्योंकि इसने बोला था कि ईरान के ऊपर अगर इजराइल अटैक करता है तो हम यहाँ से मिसाइल फायर करेंगे, पर खुद ही जाके फिर उसने हेल्प कर दी ईरान पे अटैक करने के लिए। चाइना के साथ में ये खुद आसिम मुनीर का तो स्टेटमेंट है ना कि वी स्टैंड विद द उम्मा, सिट विद अमेरिका एंड स्लीप विद चाइना। मतलब खुद ही कह रहा है, ओपनली बता रहा है सब कुछ। तो इनका मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब करना क्या चाहते हैं ये। नहीं, पाकिस्तान के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस है यार। उस कंट्री को आज तक ये नहीं पता पहली बात कि वो साउथ एशिया का हिस्सा है या वेस्ट एशिया का हिस्सा है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको ये नहीं पता कि वो पहले पाकिस्तानी है या मुस्लिम है। तो आप उस देश से जिसमें मतलब लोगों की आइडेंटिटी से लेके नेशनल आइडेंटिटी तक में क्राइसिस है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या बिहेवियर शो करेंगे वो? तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ है ही। तो अनलेस दे टैकल देयर आइडेंटिटी, जो पिछले 75 साल में तो वो कर नहीं पाए, तो अब आगे भी उनका कोई स्कोप है नहीं। और पाकिस्तान आइडियोलॉजी जो काउंसिल है, आप सोचो कि उसका चीफ इस मोमेंट पे लश्कर तैयबा का हेड हाफिज सईद है। राइट, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस दिशा में उनकी जो आइडियोलॉजी है वो डिजाइन हो रही है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उससे कि किस तरीके से वो जो है स्टेबलाइज बिहेवियर दिखाएगा। करेक्ट। और ये जो हर साल ये लोग तेल ढूंढ के लेके आ जाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? नहीं, कोई तेल नहीं है उनके पास, वो एक मिथ मैन्युफैक्चरिंग का काम है जो 47 से चल रहा है क्योंकि ये तो। हाँ, नहीं, लेकिन रिसेंट टाइम में अभी इमरान खान ने भी अमेरिका को कोट करने के टाइम पे यही बातें की थी कि हमारे पास बलूचिस्तान में बहुत सारे रिजर्व्स हैं। भाई ऐसे तो रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो हमारे आसाम में भी रिजर्व्स हैं, पर हम नहीं यूज़ करते ना उनको। अभी हम भी ट्रेड ही कर रहे हैं।
आप पाकिस्तान का ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट बिल देखो कितना है, उसका 80% प्लस ऑयल तो आज की डेट में इंपोर्ट हो रहा है। करेक्ट। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर उसके बाद डोमेस्टिक रिजर्व्स होते तो वो पिछले 50 साल में उनको डेवलप करता। और एक जगह पे जब वो कहता है हम तो उमा के साथ खड़े हैं, तो आपको सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट लेनी थी। दे आर तो पायनियर्स इन रिफाइनरी एंड एक्सप्लोरेशन, पर उन्होंने भी 1 रुपया नहीं लगाया आप में। तो ये एक मिथ मैन्युफैक्चरिंग है जिससे कि बेसिकली ये इंड्यूस करते हैं दूसरे लोगों को कि हमारे यहाँ आओ और इन्वेस्टमेंट करो। डू यू थिंक कि जैसे अभी जब वांगी भी आया था इंडिया, यहाँ से वो गया, फिर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का वो मीट जो था आई थिंक काबुल में था, व्हाट इज़ चाइना ट्राइंग टू डू हियर कि पहले इंडिया में आके मिलता है, इंडिया के साथ में दोस्ती बनाने की कोशिश करता है, देन फिर वहाँ पे चला जाता है और फिर वहाँ से सीपेक 2 वगैरह की बातें करता है। तो ये क्या करने की कोशिश नहीं, कर रहा है? सीपेक 2 तो मैंने आपको बताया इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो ओरिजिनल सीपेक था आज की डेट में वो मटीरियलाइज ही नहीं कर करेक्ट। रहा। जब वो मटीरियलाइज नहीं करेगा तो आप उस इन्वेस्टमेंट का क्या करोगे? आपको इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं एक्सटेंड करना है। राइट। अब उसको इस मोमेंट पे अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट की इसलिए भी पड़ी है क्योंकि अफगानिस्तान में जितना मिनरल्स है वो अब आज की डेट में चाइना उस पर कंट्रोल चाहता है। और अब अमेरिका को, जो अमेरिका की पॉलिसी अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखो, अगर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ज़्यादा डीपली घुसता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कॉम्पिटिटिंग स्पेस कहाँ पर आएगा? वो आएगा अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में जितना भी प्रेजेंस है मिनरल्स का, उसको कम्प्लीटली हाईजैक करना चाइना की इस मोमेंट पे इंटरेस्ट में है कि बिफोर की अमेरिका की कंपनीज पहले पाकिस्तान में और वहाँ से अफगानिस्तान के अंदर घुसना शुरू कर दें। तो ये एक मिनरल रेस चल रही है बेसिकली अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो ये जो वो बेसिकली मिनरल्स के लिए एक रेस चलेगी, उसमें पिसेंगे सब ये। बिल्कुल है, वो हमेशा से यही हुआ है। यूरोप में भी यही होता रहा है, अफ्रीका में भी यही हो रहा है, अफ्रीका में अमेरिका तो में भी यही है। करेक्ट, अफ्रीका का तो करंट एग्जांपल अफ्रीका कहते हैं इसको। अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में ले, ऑप सिंदूर जैसे जब मोदी जी ने भी स्पीच दी थी तो ही हैड सेड कि ऑप सिंदूर इज़ नॉट ओवर, वो कंटिन्यू है, एंड अगर वहाँ से एक भी टेररिस्ट अटैक वापस होता है तो वील रिटेलिएट, एंड वो फिर हम उसमें डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे क्योंकि इस बार तो हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया था, नेक्स्ट टाइम वी वोंट डिफरेंशिएट बिटवीन द मिलिट्री एसेट्स एंड टेररिस्ट कैंप्स। डू यू थिंक कि लिमिटेड वॉर भारत और पाकिस्तान का और एक हो सकता है? हमेशा होगा, और वो आज नहीं, मतलब इनफैक्ट कभी भी आने वाले 3-4 सालों में बहुत फ्रीक्वेंट होंगे बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ लिमिटेड वॉर विद पाकिस्तान। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट जो है वो अपना बिहेवियर कभी चेंज नहीं करेगा। उसने टेररिज्म हमेशा से अपनी एक स्टेट की पॉलिसी बना के रखी है, उसकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी है वो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो हमेशा से ऑन ऑफ का गेम खेलता है। अभी अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखो कश्मीर का, तो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे आके कोई नौकरियाँ करने तो नहीं आ रहे, इन्होंने जिहादी करना है वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको मटीरियलाइज होते हुए आने वाले समय में दोबारा देखोगे। बट वही बात है कि जब तक ये दोबारा होगा, इंडिया का रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स इस बार उससे भी डबल होगा। एंड अगर हमारा रिस्पॉन्स डबल होता है ऑफकोर्स, व्हेन मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये स्टॉप होगा? क्योंकि ये तो फिर चलता ही रहेगा हमेशा। देखो, एंड उसमें इसमें ये एक्सपेक्ट करना कि एस्केलेशन लैडर में आप इसको कौन से लैडर पे लाकर रोकोगे, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो डिपेंड करता है कि एडवर्सरी का काउंटर रिस्पॉन्स क्या है उस समय। तो अगर पाकिस्तान का काउंटर रिस्पॉन्स भी कुछ वैसा आता है तो एस्केलेशन लैडर में हमें इतना पता है कि वो एस्केलेशन डोमिनेंस हमारे पास है। बाकी देखा जाएगा उस समय ऑन द स्पॉट की किस तरीके से एस्केलेशन डीकंट्रोल हो रहा है। राइट। एंड ये जो वहाँ पे वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी वाला जो एक केस है, क्रिप्टो करेंसी ट्रम्प पाकिस्तान का, ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पे? देखो, ये एक सिंपल चीज़ ये है कि पाकिस्तान को इस समय अमेरिका चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी का वो एक हब बन जाए, और दूसरा मिडल ईस्ट में वो बनाना चाहता है सीरिया को एक हब। तो उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान और सीरिया का प्रयोग करके अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल लेवल पर ले आएँ तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन एरियाज में जितने कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हमें करने हैं उसके लिए हमें फाइनेंशियल एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि देखो, क्रिप्टो करेंसी को आज की डेट में सेंट्रल बैंक्स की तरफ से कहीं पर भी ग्लोबली कोई वो नहीं मिली है सहमति। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा एक इलीगल फॉर्म ऑफ फाइनेंस है जिसको आप रेज अप करना चाहते हो, और इसके सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में ही प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन ये है कि आप जिन स्टेट्स का प्रयोग कर रहे हो, दे आर रोग स्टेट्स, पाकिस्तान एंड सीरिया। इनके पास कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स में कि करेंसी लेवल पर दे आर स्टेबल प्लेयर्स। राइट। तो यहाँ पर इस चीज़ से ही इंडिकेशन क्लियर मिल रहा है कि आपका इंटेंशन नोबल नहीं है यहाँ पर। पर इसको फिर हम कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, हमें काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा अपना गेम इस समय क्लियर है कि हमें यूपीआई और हमारे को अपना जो रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन है उस पर फोकस करना है। तो हम अपने गोल पे फोकस कर रहते हैं। बाकी हाँ, जहाँ तक नॉन स्टेट एक्टर्स का क्रिप्टो करेंसी से प्रयोग है वो पिछले 8-9 सालों से हो रहा है। ओके। तो उसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, मिलिट्री हो, दे टैकल इट देयर वे।
क्योंकि आई वाज रीडिंग दिस रिपोर्ट, शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ही निकाली थी कि 2047 का जो गोल है ऑफ डेवलप्ड नेशन भारत का, अगर वो हमें अचीव करना है तो फ्रॉम 25 हमें हर साल 8% पे ग्रोथ चाहिए होगी, बट ड्यू टू द टैरिफ्स एंड एवरीथिंग ये ग्रोथ तो हो नहीं पाएगा, तो इसको हम कंटिन्यू, एंड 25 में 8% है, अगर इस साल वो नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर वो 8 का 9% हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाएगा, तो ये हम अचीव कैसे करेंगे फिर? देखो, आपकी ग्रोथ के लिए इसी रीज़न से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस समय ये है कि आपको सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनना है। इंडिया ने एक वैल्यूएबल लेसन जो पिछले 4 से 6 महीने में लिया है वो ये है कि वर्ल्ड में आपका ओरिजिनली फ्रेंड कोई नहीं होता। आपके साथ यहाँ पर सारे लोग अपने मकसद के लिए आते हैं एंगेज करने के लिए, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी एक थिंकिंग की थी कि नहीं हमारे कुछ ट्रू फ्रेंड्स हैं, वो अब शैटर हो चुकी है, और वो शैटर होना एक पॉइंट पे ज़रूरी भी था, क्योंकि जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि वर्ल्ड सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है, तो फिर आप उस वर्ल्ड में अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करते हो। तो आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि नंबर 1 हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा, और नंबर 2 यहाँ पर जो ब्रेन ड्रेन हमारा हो रहा है उसको समहाउ किसी तरीके से रोकना होगा। और मैं इस बारे में कई बार बात भी कर चुका हूँ कि ब्रेन ड्रेन को रोकने का सबसे सरल तरीका ये है कि ये जो IITs IIMs हैं जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि टैक्स पेयर के पैसे से ये लोग पढ़ते हैं और उसके बाद निकल के जाकर अमेरिका में जाकर नौकरियां करते हैं। आप इन पे बॉन्ड साइन कराइए, इनको बोलिए कि भाई आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए का बॉन्ड है कि अगर आपने यहाँ से IIT से पढ़ा है तो आपको 2 करोड़ का बॉन्ड देना पड़ेगा अगर आपको बाहर जाना है, नहीं तो आप 3 साल इंडिया में काम करो। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में कोई कंपनी नहीं है, कंपनीज हैं यहाँ पर। अगर कंपनी नहीं है तो आप अपनी बनाओ, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, बट इन लोगों को भागना है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आप और मैं जो टैक्स दे रहे हैं उससे अमेरिका की ग्रोथ हो रही है, इससे ज़्यादा स्टुपिडिटी क्या हो सकती है? जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट यहाँ पे, जो एटलीस्ट मेरे पीयर ग्रुप में मैंने देखा है जो लोग IIT IIM से पढ़े हैं एंड बाहर जा रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि यहाँ पे उन्हें वो लाइफ नहीं मिल पा रही है। एंड यार अगर लाइफ नहीं मिल रही थी तो फिर यहाँ पर पैदा होके आपने 18 साल 20 साल क्यों रहे? फिर आप फिर अपने माँ बाप को बोलते हैं कि पैदा होते ही हमारे को बाहर भेज दो। ये देखो, ये इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। आपको देश के प्रतीक ना कोई सिंपैथी नहीं है, आपको देश को लेके डेवलपमेंट करने की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आप सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने पैसे के लिए जा रहे हो। लेट्स एक्सेप्ट दैट, ठीक है ना? आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, आप पैसे के भूखे हो इसलिए जा रहे हो, अगर पुट इट वेरी क्रूडली, ठीक है? तो इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि आप नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से अपने आप को कहाँ देखते हो? और अगर आप 2 साल 3 साल इंडिया में काम कर भी लोगे उसके बाद आप चले भी जाओ, कोई आपको रोक रहा है? नहीं। फिर आज अगर हमारे डॉक्टर्स जो हैं जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना में पढ़ते हैं उनको बॉन्ड क्यों साइन करना पड़ता है? आज जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स हैं उनको रूरल सर्विस का बॉन्ड क्यों साइन करना पड़ता है? ये IIT के कोई मतलब भगवान के रूप हैं? आप बताओ ना मुझे यार, ये IIM IIT वाले ये कोई भगवान के मतलब हाथों से अलग क्रिएटेड है? और अगर नहीं है तो आप इनकी फीस बढ़ा दो, आप IIT की फीस करो फिर 90 लाख रुपए, देखते हैं कितने बच्चे जाएंगे फिर IIT में। करेक्ट। तो क्वेश्चन यही है कि हमारी ना प्रॉब्लम इंडिया की है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है इन चीज़ों को कंट्रोल करने की। हम बातें करते हैं बस, हमें ये करना है, हमें वो करना है। अरे स्टेप लो भाई, आपको पता है क्या स्टेप्स लेने, पर आप लेते नहीं। पर सर एक इतना बड़ा देश, मतलब इंडिया जितना बड़ा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इजराइल में था एंड आई कॉन्स्टेंटली हैड दीज कॉन्वर्सेशंस, वहाँ के जो लोग थे उनका पॉपुलेशन है 1 करोड़ के आसपास कुछ, हमारा है 1.25 बिलियन के आसपास। मतलब इतने बड़े देश को आप एक डायरेक्शन कैसे दो? उसके लिए तो आपको मतलब बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, आपके सिस्टम्स को ही आपको चेंज करना पड़ेगा कम्प्लीटली, जो हमने कभी किया नहीं। यार जो चीज़ कभी की नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप आगे भी मत करो उसको लेके। टाइम हर चीज़ में लगता है, डाइवर्स कंट्री है, बड़ी है, हेट्रोजीनस है, आपको कंसेंसस इमीडिएटली तो बनेगा नहीं, आप कंसेंसस ऊपर से लाके इम्पोज भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सबसे क्रूशल है डायलॉग। तो जब तक आप डायलॉग करके एक कंसेंसस नेशनल लेवल पर बिल्ड नहीं करोगे तब तक आप ये चीज़ को आगे कैसे बढ़ाओगे? तो क्वेश्चन फिर वही है कि आपके पास पहले आपका एंड गोल क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अचीव करना क्या है। अब उस अचीवमेंट को लाने के लिए फिर आपका क्या पाथ है वो डिसाइड अपने आप होगा। करेक्ट। तो यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम है हमारे पास। आप सोचो कि एक जगह पर एक टाइम था जब IIT IIM वाले पढ़ के बाहर जा रहे थे, अब 10वीं 12वीं के बाद बच्चा बाहर जा रहा है। तो भाई आप 10वीं 12वीं भी यहाँ पर क्यों कर रहे हो? आप पहले ही निकल जाओ। If you are a vestigial person in the society, get lost right now. We don't need you then. Don't waste our resources. Don't drain our resources. That's the main point. तो ये चीज़ है। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल चाइना ने भी जब उसका एजुकेशन सिस्टम उसे सुधारना था तो उसने कुछ 10 कॉलेजेस को आई थिंक शुरू में सिलेक्ट किया था, वहाँ पे उन्हें फंडिंग दी, वहाँ पे उसने बाहर से जो अच्छे टीचर्स थे उन्हें बुलाया एंड उसने स्टेप बाय स्टेप वो एक
इनिशिएटिव लिया, बट भारत में हमें वो इनिशिएटिव्स देखने नहीं मिलते. माई प्रॉब्लम इज दैट. यार देखो, चाइना का एजुकेशन सिस्टम आप कंपेयर नहीं कर सकते हमारे साथ. हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में ठगी और चोरी है. ठीक है, यहाँ पर हर कॉर्पोरेट हाउस के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हर नेता के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं. आप महाराष्ट्र से लेके बाकी किसी दूसरे जगह पे जाओ, आपको पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र कर्नाटका में भी सारे नेताओं के हैं. ठीक है ना. और इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप पंजाब में चले जाओ, हर गली में एक पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, सारे नेताओं का है. पंजाब का हो या पूरे इंडिया का हो, आप उसको कहीं पर भी फॉर दैट मैटर चाइना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में एजुकेशन इज कम्प्लीटली फ्रॉम क्लास नर्सरी लेट से टिल योर पीएचडी इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आपके टैलेंट और मेरिट के बेसिस पे होती है वहाँ पे एडमिशन. आपको पायलट बनना है, आप एप्टीट्यूड अगर आपका है, आप टेस्ट पास करो, आप पायलट बन जाओ, सरकार पैसा देगी आपको. हमने कर दी है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिससे कुछ नहीं होने वाला देश का. क्योंकि जितना आप एजुकेशन को कमर्शियलाइज करोगे और एज अ पब्लिक गुड नहीं प्रोवाइड करोगे, तो यू आर हेडेड टुवर्ड्स अ डिजास्टर. क्योंकि देखो, कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट एक स्कूल में क्या है, वो कॉर्पोरेट नौकर बनाना चाहता है आपको. करेक्ट. ये इंटरनेशनल बैकलरेट करिकुलम क्या है, लोग कहते हैं जी इसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है. अरे थिंकिंग कैपेबिलिटी छोड़ो यार, वो आईबी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को आप एक कागज और पेन दो, वो 4 लाइनें नहीं लिख पाएगा. वो टाइपराइटर बना हुआ है, क्योंकि उसको कंप्यूटर पे स्टेनोग्राफर की आदत डाल रखी है आपने. थिंकिंग स्किल का हम क्या कर लेंगे यहाँ पर. आप इस चीज़ को समझो ना. वो आपको कॉर्पोरेट नौकर स्कूल से बनाना चाह रहा है कि आप जो है कंप्यूटर पे बिजनेस प्लान बनाओ और इवेंचुअली मेरे पास आओ, फिर मैं यहाँ पर आपसे पीपीटी बनवा के 20,000 रुपये में आपको खड़ा करके सेल्स बॉय बना दूंगा और टैग दूंगा मार्केटिंग. तो ये हो रहा है देश में. तो ये चीज़ हमने डेसिमेट खुद करी है. ये हमारे पिछले 50 साल की एजुकेशन पॉलिसी का ये नतीजा निकला है. पर इसको सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप यही है कि आप कम से कम जो है बॉन्ड साइन कराना शुरू करो. ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं जितने, कि मैंडेटरी सर्विस इन इंडिया है, आप यहाँ से तो स्टार्ट करो. इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उसके बाद ग्रेजुअल लेवल पर रेगुलेशन करने की आवश्यकता है. और थर्ड स्टेप पे आपको आके पब्लिक गुड की तरह एजुकेशन को प्रोवाइड करना है. तो जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होंगी, आप कुछ नहीं अचीव कर पाओगे. 2047 का जो हमारा डेवलप्ड नेशन का गोल है, अगर उसे हमें अचीव करना है, पर उसके रास्ते में जो 3 सबसे बड़े चैलेंजेस इंडिया के लिए कौन से होंगे? सबसे बड़ा चैलेंज, जैसा मैंने बताया, एजुकेशन है, हमारी पॉलिसी है. दूसरा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे यूथ. क्योंकि यूथ को इस समय सिर्फ इंस्टाग्राम पे रीलें बनानी है. क्योंकि जब से टिकटॉक बैन हुआ है, उनको सिर्फ अपने शरीर को मटका मटका के और सड़कों पे खड़े होकर ये काम करना है. कंप्लीटली डिरेंज्ड यूथ है हमारा. आई एम सॉरी टू से दैट. कोई स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म नहीं है, कोई सेंस फॉर ड्यूटी फॉर द नेशन नहीं है, कुछ नहीं. और आप देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे, मैं डिलिबरेटली वहाँ पर हूँ, नॉट दैट कि मैं कोई काम करता हूँ वहाँ पे या कोई कंटेंट डालता हूँ, बट मैं जान पूछ के इंस्टाग्राम देखता हूँ. क्योंकि मुझे वहाँ पर कई बार ऐसे देखने को मिला है कि कई इंस्टाग्रामर्स जो हैं वो बेचारे घूमते रहते हैं और पूछते हैं हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है, एंड दीज ब्लडी पीपल डोंट नो दैट एंड दे आर सो प्राउड अबाउट इट कि नहीं पता, हम कूल हैं उसमें. मतलब यू शुड बी अशेम्ड यार कि आपको अपने देश के बारे में इतना नहीं पता. तो आप सोचो ये क्या भविष्य है यार. 25 साल डाउन द लाइन इनमें से ही आधे लोग ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे. मार्केट में तो यही क्राउड आ रहा है. आप सोचो ये क्या देश चलाएंगे. आज देखो ब्यूरोक्रेसी में भी यही हाल है. क्या हालात हुए पड़े जी. ऑफिस के कमरे के अंदर एक आईएएस ऑफिसर कैमरा लगा के जी ऑफिस में फाइल साइन कैसे कर रहा हूँ ये दिखा रहा है वो. आप सोचो. और उस पर भी लोग जो है लाइक पे लाइक कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन द मेंटल इशू हियर विद दैट पर्टिकुलर पर्सन इन पावर. इमेजिन दैट दिस पर्सन जो आज की डेट में ये कैमरा लगा के ऑफिस में ये काम कर रहा है, 25 साल के बाद सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेगा, डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा, ये डिफेंस की फाइलें भी ऐसे कैमरे में करके काम करेगा फिर. और फिर आप बोलोगे उसके बाद कि यूएसए हमारे को तंग करता है और चाइना हमारे को तंग करता है. अरे आपके लोग ऐसे हैं सर. सबसे बड़ा हर्डल है ये. नमूने भर रखे हैं देश में आपने. और तीसरा सबसे बड़ा ये इशू है हमारा कि वी हैव टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल. फॉर दैट टॉप डाउन नेशनलिज्म विल नॉट वर्क. कंसेंसस बिल्डिंग इज द की. क्योंकि जब तक एज अ नेशन आप कोहेरेंट होके, कलेक्टिव होके काम नहीं करोगे, जब तक आप अभी तक ग्रुप्स में ही बटे रहोगे कि नहीं हमारा अपना एक इंटरेस्ट है, हमारा अपना इंटरेस्ट है, तब तक नेशन का विकास नहीं होगा. सर लोग आएंगे चले जाएंगे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये देश हमेशा रहेगा. आपको इस देश के बारे में सोचना है. दैट इज द मेन थिंग. तो ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे बड़े हर्डल्स हैं मेरे हिसाब से. बट ये जो हर्डल्स है, आप इन्हें सॉल्व करने के लिए जो आपने कहा कि कंसेंसस आपको बिल्ड करना पड़ेगा, एंड इट कैन नॉट बी अ टॉप डाउन अप्रोच, इट हैज़ टू बी अ बॉटम अप अप्रोच. बट प्रॉब्लम तो वही है ना कि बॉटम में अब आप करोगे कैसे वो. क्योंकि व्हेन आई लुक अराउंड पीपल ऑफ माई एज, जो आपने बात कही वो एग्जैक्टली सही है. मतलब मैं कितने सारे लोगों से मिलता हूँ जिन्हें नहीं पता कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है. बहुत सारे लोगों को प्राइम मिनिस्टर कौन है नहीं पता होता, एंड दे डू नॉट इवन केयर अबाउट दैट. और मुझे आजकल बात करके पता चल जाता है कि आज से 5 साल बाद कौन इंडिया में रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला है.
तो हाउ डू यू देखो सॉल्व मैं दैट? तो फॉर दैट मैटर उस कॉन्टेक्स्ट में अच्छा मानता हूँ कि ये जो जिस प्रकार के नमूने हैं ना, ये अगर देश छोड़ के चले जाएं तो ये देश के लिए ही बेटर है। क्योंकि जिस व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता या देश के इतिहास के बारे में नहीं पता ना, वो देश में रहने लायक भी नहीं है। वो दुबई जाए, वहाँ जाके अपने बाप का पैसा उड़ाए, अमेरिका जाए अपने बाप का पैसा उड़ाए, वो बेटर है। हमारे को इस देश में ऐसे लोग चाहिए भी नहीं, हमें इस देश में वो लोग चाहिए तो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अच्छी बात है पहली बात कि ऐसे लोग चले जाएं, क्योंकि स्टुपिडिटी अगर दूसरा देश लेने के लिए इंटरेस्टेड है जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है, तो प्लीज टेक देम यार। ये तो फ्री में आप हमारा कचरा ले रहे हो, ले लो। हम बल्कि आपको 10 फ्री और दे देंगे, हमारे पास कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो जाने दो इन लोगों को, मेरे हिसाब से इनको रोकना भी नहीं चाहिए, लेट देम। करेक्ट। एक इसी चीज़ से मुझे एक चीज़ याद है, आपने वो 400 ईयर्स ऑफ नेशन वाले एक वो मैप देखा है, एक वो चार्ट है। सो बेसिकली द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, पॉल कैनेडी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ, उन्होंने वो बताया था कि एवरी नेशन अगर उसमें पोटेंशियल है तो वो एक 400 ईयर्स के पीरियड से गुजरता है, वेर इन फर्स्ट उसका एक राइज होता है, धीरे धीरे फिर वो ग्रेट पावर बनता है, देन डिक्लाइन शुरू होता है एंड देन कम्प्लीटली नीचे आता है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट डू यू थिंक कि इंडिया उस राइज पे है अभी? देखो इंडिया राइज पे है, बट हमारा राइज स्लो है। स्लो इसलिए बिकॉज अगेन वी आर अ वेरी वेरी डाइवर्स नेशन एंड वेरी स्लो टू परफॉर्म। यहाँ पर कंसेंसस जब तक परफॉर्मेंस को लेके नहीं बनेगा तब तक आपकी पूरी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी स्लो ही रहेगी। बट येस, ग्रेजुअली वी आर राइजिंग ऑन दैट पाथ, वी आर डूइंग थिंग्स ऑन आवर वे, दो स्लोली बट हो रही, चीज़ें होती रहेंगी, टाइम लगेगा। ऑन द सेम स्केल चाइना को कहाँ देखते हो आप? चाइना इज वे अहेड ऑफ अस, बट डू यू थिंक बी ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट इट। मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि हम चाइना को लेके एक्सेप्ट नहीं करते। आपको लाइफ में सबसे पहले तो प्रैग्मेटिक होकर एक्सेप्ट करनी है चीज़ कि देयर इज अ डिफरेंस इन देम वर्सेस अस। वो इसलिए डिफरेंस है क्योंकि उनकी पूरी रणनीति, उनकी पूरी पॉलिसी अलग थी। एक तो वहाँ पर किसी प्रकार की हमारे यहाँ नॉइजी डेमोक्रेसी नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर जो सरकार ने विजन बनाया 1947 में कि हम 1949 में जो चाइना ने विजन बनाया कि हम 2049 तक 100 ईयर की एक मैराथन लड़के हम जो है वर्ल्ड के सुपर पावर बनेंगे, हमारे यहाँ वो विजन 2025 तक अब डेवलप हुआ है। हम जो है पिछले लगभग 70 सालों से सिर्फ सो रहे थे, हमें देश को सिर्फ सस्टेन करना था, विजन नहीं था हमारे पास कुछ। आप इंडिया की जो पूरी प्लानिंग हिस्ट्री है, अगर आप जो 12 5-ईयर प्लान है वो देखो, हमने क्या किया उसमें, मजे लिए पूरे देश के। कभी फर्स्ट 5-ईयर प्लान में हम इंडस्ट्री लगा देंगे, अच्छा इंडस्ट्री नहीं लगी चलो सेकंड में हम जो है एग्रीकल्चर कर लेंगे, अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हुआ चलो ग्रीन रेवोल्यूशन कर। यार मजाक चल रहा है देश का, यू आर मेकिंग अ ब्लडी मॉकरी ऑफ द कंट्री। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपको पता ही नहीं है करना क्या आप। कभी आप कह रहे हो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अरे आपके पास हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ना इक्विपमेंट है, ना फॉरेक्स रिजर्व्स है, ना कुछ है आपके पास। आपने पहली बात तो ये विजुअलाइज किया कैसे? दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया कि हमने देश को देश के नजरिए से नहीं, एक पर्सनल फीफडम बना के जो है ना उसको, कि भाई हम तो ठेकेदार हैं तो हम अपनी लेबर को डिसाइड करेंगे कैसे यूज करना है, हमने वो नजरिए से देश चलाया। तो ये जो आज की डेट में विजन अब बना है, इसी रीजन से आप देखो ना कि ऑपोजिशन पार्टीज ये विकसित भारत को लेके इतना मजाक क्यों उड़ाती हैं। व्हाई डोंट दे सपोर्ट अस? क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडिया को एक विजन, एक डायरेक्शन मिल गई तो फिर वो एक डायरेक्शन में चलने लगेगा। और यही चीज से वो अटकते थे क्योंकि उनको चलाना है अपने ठेके, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। वरना 70 साल से आज तक विजन क्यों नहीं बना कभी? तो ये चीज को आप समझो कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। दिस विल टेक टाइम टू गेट ओवरकम एज सच। फॉर द पार्टी इन पावर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्हें एक लड़ाई नहीं लड़नी है, इन्हें मल्टीपल लड़ाई मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़नी है। क्योंकि आपके पास में एक तो बाहर से जो थ्रेट है वो है, इंटरनल थ्रेट है, 2.5 फ्रंट तो हमारा है ही, बट उसके साथ साथ में जुडिशरी का आपको थोड़ा सेटल करना है, देन ब्यूरोक्रेसी में आपके इश्यूज़ है, अपोजिशन पार्टी हर दूसरे दिन कुछ नया लेके आ जाती है। वोट चोरी एक बड़ा एग्जाम्पल है, टर्न आउट कि उसमें कुछ था ही नहीं, तथ्य कुछ था नहीं, सब फेक साबित हुआ। जिसने वो स्टोरी ब्रेक की थी दैट पर्सन, हाँ तो हो क्या रहा है ये? देखो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि मैं कई बार ये बात बोल भी चुका हूँ यार, कुछ बच्चे कभी बड़े नहीं होते, ठीक है ना। 55-56 साल के युवा नेता को फ्रस्ट्रेशन है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा जीवन में, तो मेरे को कुछ करना है, तो रोज कुछ ना कुछ वो हरकतें करते हैं। मतलब ठीक है, करते रहो, टेंट्रम थ्रोइंग वाली बात है पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि आप ग्लोबल लेवल पर ऑपोजिशन को देखो। ऑपोजिशन हैज ऑलवेज बीन अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। यूनाइटेड किंगडम में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट में क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम में अगर प्राइम मिनिस्टर है ना, तो उसका ऑपोजिशन में एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर रूलिंग पार्टी का एक फॉरेन मिनिस्टर है तो उसका शैडो फॉरेन मिनिस्टर होता है। होता क्या है कि अगर वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर ने कोई गलती करी, लेट से गलती होती है, इंसान है, इंडिया से भी गलती होती है,
कोई गलती होती है ना तो वो शैडो फॉरेन मिनिस्टर या शैडो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि उसके विपरीत जाकर एक सब्स्टिट्यूट देता है, एक सजेशन देता है कि बस ये आपने किया, ये उसका रिजल्ट था, लेट्स डू इट दिस वे। यू नो, दिस इज कॉल्ड हेल्दी डेमोक्रेसी। यहाँ पर क्या है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, तुम बेकार हो, हम अच्छे हैं, बस ये चल रहा है यहाँ पे। और सबको सिर्फ सत्ता के मजे लूटने हैं और कुछ नहीं। ये बेचारे फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं कि भाई हमें जो है सत्ता से बाहर क्यों रखा गया, हमें आदत नहीं है इतनी देर बिना पावर के रहने की, तो ये फ्रस्ट्रेशन मैनिफेस्ट करती है। आप देखो कि मैंने पिछले 10 साल में जितनी ऑपोजिशन ऑब्जर्व करी इंडिया में, एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन सरकार को देते हुए नहीं सुना उनको, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव बातें ही सुनी है। आप जो कर रहे हो ये गलत है। यार ठीक है, तुम्हारे हिसाब से पूरी दुनिया गलत है, तुम्हारे हिसाब से पूरी बीजेपी गलत, आरएसएस गलत, सब गलत, तुम सिर्फ दूध के दूल्हे थे। लेकिन तुमने क्या कंट्रीब्यूशन किया पिछले 10 साल में, ये भी तो बताओ। जीएसटी को लेके बातें करते रहेंगे, जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया। तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट विजन है जीएसटी का, तुम्हारे पास देश को लेके विजन नहीं है यार। इलेक्शन में तुम जा रहे हो संविधान की कॉपी यूं लेके 2 साल के बच्चे की तरह। तो इमेजिन दिस कि यू नो योर एंटायर गेम इज बेस्ड ऑन प्रोपोगेंडा, नॉट अ विजन फॉर द कंट्री। क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है, जिस बच्चे को यही नहीं पता कि मेरे को उठ के आज दिन में अचीव क्या करना है, मैंने कौन सा नया टेंट्रम थ्रो करना है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो विजन देगा वो देश के लिए। तो ये चीज समझो पहले। सो लेट्स नॉट टेक देम वेरी सीरियसली, दैट्स द फैक्ट। लेट देम मेक द नॉइज दे वांट टू, वो नॉइज ही बनाते रहेंगे, करने दो। क्योंकि सर एक मैं बाय चांस एक वेबसाइट मुझे मिली alberteinstein.org। अब उसके ऊपर ना उन्होंने 186 मेथड्स दिए है कि आप एक कंट्री को डिसरप्ट कैसे कर सकते हो बाय पीसफुल मीन्स। एंड जब मैं वो देखता हूँ, वहाँ पे मैंने वो लिस्ट पढ़ी, और जब मैं अपोजिशन की हरकतें यहाँ देखता हूँ, आई सी स्टार्क सिमिलैरिटीज़ कि कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन वो एक उठा के आ गए आपके हाथ में। टेक्निकली वो वेबसाइट पे ऐसा दिया था कि आपके हाथ में कुछ होना चाहिए जो आप लोगों को दिखा सको। इट कुड बी अ फ्लावर, इट कुड बी द कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप वो लहराते लहराते सब जगह जाओ ताकि लोगों का अटेंशन उस पर आ जाए। एक बार अटेंशन आ गया, आप झूठ इतना बोलने लग जाओ, उसमें इतनी आप गार्बेज फैला दो कि लोगों को वो झूठ भी आपका सच लगने लगे। एंड धीरे 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 आप ये जैसे जैसे करते जाओगे, लोग सड़कों पे आना शुरू हो जाएंगे, और जो पावर में है वो अपने आप उसे गिराने का आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। देखो, ये रेजिम चेंज मेथड जो हैं, ये सीआईए की तरफ से ड्राफ्टेड मेथड्स हैं। जो आप कह रहे हो कि कुछ दिखाना है, वो दिखाना जरूरी नहीं है कि आपको फ्लावर भी दिखाना है। फॉर दैट मैटर आप सीआईए के ऑपरेशंस की हिस्ट्री पढ़ो। जब वो रेजिम चेंज करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा एक एस्क्रिप्टिव नेचर को कुछ अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल की रेड टी शर्ट मूवमेंट, येलो टी शर्ट मूवमेंट, ट्यूलिप रेवोल्यूशन एटसेट्रा, जितने भी इनके होते हैं कलर्ड रेवोल्यूशन जो थे पूरे, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम गेम। तो आज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑल्सो सीआईए हैज़ ऑलवेज बीन ट्राइंग टू बी वेरी रेस्टिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, क्योंकि उनको कभी भी इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार जो है वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करेगी। तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है। तो जाहिर सी बात है कि वो ये सारी चीज़ों को फंड करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो करने दो उनको, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे देखो, इंडिया के लोगों को ये पता है कि देयर इज़ वन पर्सन हियर इन द कंट्री जिसको वोट कर सकते हो, एंड व्हाट्स द अदर ऑल्टरनेटिव, एंड पीपल आर सेंसिबल टू नो वेयर टू डू व्हाट। ठीक है ना, लोग भावुक नहीं होते वोटिंग के टाइम पे, दे मेक अ वेरी कैलकुलेटेड रैशनल चॉइस। तो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। हाउ बिग इज दिस थ्रेट ऑन द ऑन लेट्स से प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि यूएस एक तरह से बहुत ज़्यादा इस टाइम ऐसा लगता है एटलीस्ट देख के कि पिस्ड ऑफ है हमसे, क्योंकि हमने कुछ ऐसा, या तो नूर खान में हमने कुछ हिट किया जो उन्हें बहुत हर्ट किया, या तो हम उनके जो ट्रेड डील्स है उसमें अग्री नहीं कर रहे। कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें बहुत वो खटक रही है चीज़। एंड अगर प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच थी वेर इन ही वॉज टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स एंड कैसे यूएस इज ट्राइंग कि उनके जो फार्म प्रोडक्ट्स है उन्हें इंडिया में लाने का, बट वी आर नॉट अलाउइंग दैट। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अगर मुझे पर्सनल सैक्रिफाइस भी देना पड़ता है तो मैं दे दूंगा, बट दिस इज़ नॉट हैपनिंग। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? वो जो एक स्टेटमेंट था, बिकॉज पर्सनल सैक्रिफाइस वो एक मुझे बहुत चीज़ वहाँ पे मतलब हिट की थी कि ऐसा पहले कभी नहीं बोला। सैक्रिफाइस की बात उन्होंने फर्स्ट टाइम की थी शायद। ये देखो, सिंपल सी बात ये है कि इंडिया का जो डेयरी और फार्म सेक्टर है, हम उसको नहीं खोलेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में 2009 से नेगोशिएशन किया था। उसके बाद 2022 में जब वो फाइनली साइन हुआ और उसमें डेयरी के ऊपर इंसिस्टेंस था, इंडिया को ओपनिंग के लिए प्रेशर डाला गया, तो हमने उससे रिट्रीट कर दिया। हम 2009 से 2022 अगर एक नेगोशिएशन में बैठ के 2022 में उसको रिजेक्ट कर सकते हैं तो अमेरिका को भी हम कर सकते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि इस समय अमेरिका की ये परिस्थिति है कि ट्रंप का जो इरेटिक बिहेवियर है उसको कोई नहीं जानता। ठीक है, ट्रंप सिर्फ ईगो मसाज चाहता है। अब उसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई सारी कंट्रीज वर्ल्ड की मिलके बोले कि भाई हमें ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देना है।
भाई तेरे को नोबेल पुरस्कार किस लिए चाहिए? तू आगरा से भागा हुआ एक पागल खाने का व्यक्ति है, तेरे को देले भर की अकल नहीं है, किस तरीके से तू बात करता है, तेरी हरकतें, तेरी स्टेटमेंट्स, तेरा पब्लिक लेवल पर डिमीनर जो है, पहली बात तो वो प्रेसिडेंट नहीं, एक सड़क छाप निगम पार्षद जैसा देश में हमारे, उनके जैसा तेरा वो बिहेवियर है। उसके बाद यू एक्सपेक्ट कि तेरे को हम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दें। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उसको बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि ट्रम्प एक ऐसा व्यक्ति है कि भाई मैंने कोई चीज़ बोल दी तो दूसरा मना कैसे कर देगा। कई घरों में आपने देखा होगा ना, कई घरों में ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि भाई घर के फादर ने बोल दिया और फादर के खिलाफ आप चले गए तो फादर ने ऐसा मुंह बना लिया कि पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे लोगों के साथ क्या कर सकते हो आप? दे आर मेंटली डिरेंज्ड पीपल। तो ट्रम्प की ये फ्रस्ट्रेशन बड़ी परमानेंट है कि भाई कुछ भी हो जाए, इंडिया ने मेरे साथ हाँ में हाँ क्यों नहीं मिलाई। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो ट्रम्प का रवैया और व्यवहार ठीक है, अगले 2-3 साल ऐसे चलेगा, बट अगेन एज आई सेड दैट्स नॉट परमानेंट इन नेचर। You are dealing with Trump right now, not dealing with American institutions right now. These are the two differences we have to be very careful to understand. राइट, क्योंकि आई थिंक जेलेंस्की ने जब वो एक बहुत उनका वो फेमस जो मीट हुआ था ट्रम्प के साथ में, वेरिन ट्रम्प लिटरली डांट ही रहा था उसे, तो वहाँ से आई थिंक उसे लेसन्स लर्न किया। एंड इस टाइम जब वो मिला तो उसने शुरू ही इससे किया कि थैंक यू सो मच ट्रम्प, ये स्टेटमेंट से उसने शुरू किया था। तो आई थिंक उसको भी समझ आ गया कि इससे डील करना है तो इसका ईगो मसाज करते रहो। देखो रियलिटी तो ये है कि जेलेंस्की ने पहली बार हिम्मत दिखा के अमेरिका को उसकी औकात दिखाई कि ठीक है तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, चाहे तुम हमें सपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट वो जाहिर सी बात है कि उसकी ईगो हर्ट हो गई थी वहाँ पे। और साथ में जो उसके वो बगल में सूरमेबाज बैठा होता है उसका उपराष्ट्रपति जो है वैंस जो बेवकूफ़ सा, वो साथ में और चढ़ जाता है उसके। ठीक है, वो तो पालतू है उसका, मतलब वो जैसे होता है ना कि आप कभी बाहर गए अपने डॉग को लेके गए, चेन में रखा है, कुछ हुआ तो आपने यूं लात मार दी, वो वैंस के साथ वही काम करता है वो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ क्लियर है कि आप इनसे अगर डील करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो इनकी ईगो मसाज करो, जो आज की डेट में फॉर दैट मैटर सबसे अच्छा इजराइल करता है। इजराइल को ये पता है कि भाई जितना ईगो मसाज करेंगे हम ट्रम्प का, उतना हमारे को फायदा मिलेगा। और या फिर है कि कंप्लीट साइलेंस में चले जाओ, जो चाइना करता है, भाव ही नहीं देना, जो करना करो। क्योंकि जो ईगोइस्ट आदमी होता है ना, उसकी ईगो अगर मसाज नहीं हुई तो साइलेंस से वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, और साइलेंस से इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि फिर उसको रिएक्शन क्या करना वो समझ नहीं आता। एंड चाइना इज प्रिसाइसली डूइंग दैट, एंड इंडिया इज नाउ स्टार्टेड डूइंग दैट कि ठीक है भाड़ में जाओ, जो करना करो, मैं रशिया से भी मिलूंगा, मैं चाइना से भी मिलूंगा, मैं उनको जाके भी मिलूंगा, उनको इनवाइट करके भी मिलूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, देख लेंगे तेरा क्या कर सकता है। ट्रम्प का अभी आई थिंक पुतिन के साथ में भी पुतिन हैड टू गिव हिम कि वो 1.5 घंटे का एक प्रेजेंटेशन उसे देना पड़ा कि भाई एक्चुअल मैटर ये है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, जो तुझे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, उसको समझ आएगा भी नहीं यार, वो सारी जिंदगी डल्ले पे बैठ के उसने जो है धंधा किया, उसको क्या अकल है फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। वो सारी जिंदगी उसने प्रॉपर्टियां बेची हैं, जैसे गुड़गांव में वो प्रॉपर्टी डीलर जो सड़क पे घूम रहे होते हैं जी बल्लों की तरह, कि आओ जी आओ, फ्लैट दिलवा दे, फ्लैट दिलवा दे, वो काम करा है उसने सारी जिंदगी। आप उससे क्या उम्मीद करते हो? कोई फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग, उसको कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक बिहेवियर, किसी चीज़ का अंदाजा तक तो है नहीं, तो आप क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हो? दैट इज द मेन पॉइंट। करेक्ट। बट जब एस जयशंकर जी अभी रशिया में थे तो वहाँ पे भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए वहाँ से कि फर्स्टली उन्होंने कहा था कि जो हमने क्रूड खरीदा है ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना भी खरीद रहा है, EU खरीद रहा है, तुम खुद खरीद रहे हो, एंड यू आर स्कोल्डिंग अस फॉर दैट। एंड एक और चीज़ जो उन्होंने मेंशन की थी कि तुम्हारे वजह से हमने वहाँ से क्रूड खरीदना शुरू किया था, तुमने बोला था कि स्टेबिलिटी बना के रखनी है प्राइसेस में, उसके लिए हमने वहाँ से खरीदना शुरू किया, एंड नाउ यू आर गोइंग बैक, मतलब कंप्लीट आपने यू टर्न मार दिया। तो ये सब आप हाउ डू यू ब्रिंग दिस बैक टू नॉर्मलसी? नहीं, देयर इज नथिंग टू, देखो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज कि अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया था 2023 में, वो सिस्टम के तहत इंडिया ने सिर्फ अपने आप को उस पर्टिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उस सिस्टम में एक्सेल भी किया। अब हुआ ये था कि जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चालू हुई तो उस लड़ाई के दौरान रशिया की जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई थी उसको बंद तो आप कर नहीं सकते थे, तो आपने रशिया के ऊपर एक कैप लगा दिया। आपने कहा कि भाई अगर मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस ऑयल का अगर $100 पर बैरल है तो आप $60 पर बैरल पे ही बेचोगे। उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम रशिया को पिनलाइज करें बाय रिड्यूसिंग द प्रॉफिट मार्जिन। हम रशिया को ये नहीं कर सकते पिनलाइज करके कि भाई आप ऑयल सप्लाई नहीं करोगे। दो उसके कॉन्सिक्वेंस होते, अगर रशिया ऑयल सप्लाई ना करता तो वो ब्लैक में बेचता तो ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ता। रशिया ऑयल ना सप्लाई करता, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती कि यूरोप और अमेरिका में इन्फ्लेशन हो जाती, ऑयल प्राइसेस एकदम राइज कर जाते। इस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ये गेम खेला। अब दूसरी चीज़ क्या थी, इंडिया ने इसी गेम में डिस्काउंटेड रेट्स जो अब ऑफर रशिया कर रहा था, हमने और डिस्काउंट लेके रशिया से तेल खरीद लिया। हमने कहा कि भाई $60 पर बैरल है, तू हमें 55 का दे दे, हम तेरे से ज़्यादा ले लेंगे। उसने कहा ले लो।
तो दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जब हमने वो सारा ऑयल लेना शुरू करा तो हमने ऑयल अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी लगाया और उसी ऑयल को रिफाइन करके हमने ग्लोबल लेवल पर भी सेल करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अमेरिका खटका कि भाई आप ग्लोबल लेवल पर सप्लायर क्यों बन गए? क्योंकि देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अमेरिका इज नॉट द वेलफिशर ऑफ इंडिया। मैं ये पिछले 4 साल से पॉइंट को बोल रहा हूँ, लोग नहीं समझते, बट अब उनको दिख रहा होते हुए। अमेरिका आपका वेलविशर नहीं है, वो स्वार्थी देश है। वो अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज एंड थ्रो करेगा। उसको ये था कि ठीक है, तू तेल खरीद ले जब तक ग्लोबल प्राइस स्टेबल हो रहा है। उसको ये चीज़ से खटकने लगा कि भाई ग्लोबल ऑयल सप्लायर्स जो हैं उसमें मोनोपोली हमारी, मिडिल ईस्ट के देशों की, इन लोगों की है। यहाँ पर ये नए नए इंडियंस ये कैसे आ गए? क्योंकि आप जब ग्लोबल ऑयल सप्लाई कर रहे हो, जो हम रिफाइन करके वर्ल्ड में बेच रहे हैं, तो आप उस समय क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ऑयल नहीं बेच रहे हो, आपका यहाँ से ऑयल टैंकर्स का बिजनेस बढ़ रहा है। और ऑयल टैंकर्स में जब ऑयल जाता है तो ऑयल की इंश्योरेंस होती है, टैंकर्स की इंश्योरेंस होती है। तो इंश्योरेंस में भी इंडस्ट्री में इंडिया बढ़ रहा है। ये चीज़ इनको खटक रही थी कि भाई सारे वेस्टर्न इंश्योरेंस वाले अब वो इंडिया में भी आ रहे हैं, इंडियन इंश्योरेंस प्लेयर्स बन रहे हैं, इंडिया के ऑयल सप्लायर्स बन रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से ये लोग अपसेट हो रहे थे कि भाई इंडिया ने हमारे लीगली बनाए हुए मैकेनिज्म को यूज़ करके हमारे को ही काउंटर करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ है। इसी में फिर जैसे इंडिया के लिए 2 रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक आईमेक वाला था और एक आईएनएसटीसी था। तो आईएनएसटीसी पे तो एस जयशंकर जी ने अभी भी वहाँ से रशिया से ही रिमार्क्स दिए थे कुछ। डू यू थिंक ये पॉसिबल है कर पाना अभी? देखो, आईएनएसटीसी तो बन भी जाएगा क्योंकि उसमें ईरान हो या फॉर दैट मैटर सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स हो, सबके साथ अलाइनमेंट है। आईमेक तो एक सिर्फ विजुअल गोल है, उसका कोई रोड मैप नहीं है, आज तक कुछ नहीं है। सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दी कि भाई ये, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि नेताजी ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई फ्लाईओवर बनेगा और एक बोर्ड लगा दी कार्य प्रगति में है, वो है आईमेक आज की डेट में। तो वो कार्य प्रगति में है। अब देखेंगे कब नारियल फूटेगा, कब क्या होगा, कुछ नहीं पता किसी को, वो तो फालतू बातें। तो आईमेक पे इतना इन्वेस्ट करने के बजाय आप आईएनएसटीसी पे करो जिसमें काम ऑलरेडी हुआ है। आईएनएसटीसी यानी वो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक वाला जो रूट वो है, तो चलो अलग है, दैट इज ओनली एक्सक्लूसिव टू रशिया एंड इंडिया। बट ये जो अपना है आईएनएसटीसी, ये तो पूरा सेंट्रल एशिया से होते हुए अफगानिस्तान से, ईरान से जाएगा। और मुझे ये बताना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना ये समझ में नहीं आता कि ये सब रूट्स जब होते हैं या बनते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है एक देश को? नहीं, इसका सबसे बड़ा फायदा एक देश को ये होता है कि आपको एक डायरेक्ट लैंड या सी बेस्ड एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि आपके गुड्स का फ्री फ्लो बहुत बढ़ जाता है। तो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत क्रूशल है और हर कंट्री अपने कंपैरेटिव एडवांटेज पे काम करती है। अब जैसे कि अगर ईरान है, ईरान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है, तो वो जियोपॉलिटिकल लोकेशन को एक्सप्लॉइट करके वो ये इंश्योर करेगा कि हमारे यहाँ से अगर कुछ ट्रांसलेट जा रहा है तो हम उस पर टोल कमाएं। हाँ। अगर अफगानिस्तान से कुछ जा रहा है तो अफगानिस्तान ये कोशिश करेगा कि उसी ट्रेड में हम बैंड वैगनिंग कर लें, कि हम भी कुछ ऊपर भेज दें चीज़ें और हम भी यहाँ से इंडिया तक चीज़ें भेज दें। तो इट बेनिफिट्स ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। क्योंकि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, ट्रेड जैसे, फ्री ट्रेड जैसे जैसे बढ़ेगा, तो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते जाएंगे, बिकॉज पीपल विल बी इंटरलॉक्ड, एक तरह से डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी एक दूसरे के ऊपर। पर आज 2025 में एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट देखने मिल रहा है। वो टेम्पररी फेज है। फिर मैं बोलूँगा कि दैट इज़ प्राइमरली टेम्पररी, बिकॉज ये जो पूरा रवैया और व्यवहार है ट्रंप का कि हर चीज़ में मेरा फ़ायदा सबसे पहले क्या होगा, मैं वो देखूंगा, बाकी चीज़ें बाद में देखूंगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको इस नज़रिए से मत देखो कि दिस इज़ द डेथ नेल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ अ टेम्पररी हिकअप। ये टाइप के हिकअप्स ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री में पहले भी आए। आप अगर मिडीवल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जब ओटोमन एम्पायर ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया था तो वहाँ पर एक हर्डल क्रिएट हो गया। तो ये उसी तरीके का एक हर्डल है। तो आप इस हर्डल को इस नज़रिए से देखो। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस आफ्टर दैट 1453 के बाद, कि यूरोपियंस ने ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज शुरू करी। तो आज यही हर्डल जो है ये टैरिफ है। इस टैरिफ के बाद अब क्या हो रहा है? अब देखो, रशिया इंडिया, इंडिया चाइना, रशिया इंडिया चाइना, यूरोप, इंडिया यूके एफटीए, ये सारे नए पॉसिबिलिटीज खुल रहे हैं। तो लेट्स नॉट कॉल इट एज एन एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट ठीक है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, हिकअप्स हैं, आएंगे। राइट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ ये जो अभी एससीओ समिट होगा? आई डोंट नो कि ये पॉडकास्ट उसके पहले रिलीज होगा या नहीं, शायद उसके बाद ही होगा, बट इस समिट का ग्लोबली कितना बड़ा एक इम्पैक्ट होगा, स्पेशली इंडिया के लेवल से? ऑप्टिक्स के नज़रिए से ये बहुत पॉजिटिव जाएगा। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक मैसेज अमेरिका को जाना ज़रूरी है कि वी आर वेरी क्लियर कि हमारे अपने जो पॉलिसी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आपका यहाँ पर रहना हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। हम अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से करेंगे जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। तो इट विल बी एन असर्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इंडिया की तरफ से। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो। मुझे एक चीज़ ये भी समझाना कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स के लिए तो ये ठीक है, बट प्रीवियसली भी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस उस लेवल तक कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे बॉर्डर इशूज सॉल्व नहीं होते। और वो बॉर्डर इशूज सॉल्व होते हैं तो मुझे आने वाले सालों में दिखते नहीं, क्योंकि चाइना तो मानेगा नहीं उसके लिए। देखो, चाइना
ये कहना कि मानेगा नहीं बॉर्डर के लिए, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इंडिया चाइना रिलेशंस की हिस्ट्री पढ़ो तो 1962 के बाद चाइना ने कई बार ऑफर किया था पैकेज डील के थ्रू पूरे के पूरे बॉर्डर को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। उस समय हम अपने धुन में खोए रहते थे, तो अलग बात है कि हमने उस समय किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके नहीं किया। बट चाइना की तरफ से आप ये अगर कहो कि मतलब उन्होंने कभी बॉर्डर इशू को सॉल्व करने की बात नहीं की, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री इज अ प्रूफ कि उन्होंने किया है। हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं गया था। उन्होंने राजीव गांधी को भी बोला था, नरसिम्हा राव को भी बोला था, बट हाँ, राजीव गांधी से नरसिम्हा राव के टाइम पे काफ़ी बदलाव आ गए थे बिकॉज कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। बट राजीव गांधी हैड द मोस्ट अपॉर्चुन मोमेंट फॉर दैट मैटर टू सॉल्व द बॉर्डर, बट वो नहीं हुआ उस टाइम पे भी। बट एक चीज़ ये है कि आज चाइना किस नज़रिए से बॉर्डर को देखता है, वी डोंट नो दैट, क्योंकि उस समय जब उन्होंने पैकेज डील ऑफर की थी, उस टाइम पे उनकी इकोनॉमी उतनी ग्रो नहीं की थी जितनी आज है। तो उस समय जाहिर सी बात है कि उस लिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ में उन्होंने कुछ ऑफर किया था हमें। और आज क्योंकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इतनी बढ़ गई है, क्या वो उस पैकेज डील को दोबारा मानेंगे या नहीं मानेंगे, वी डोंट नो दैट इज व्हाट नेगोशिएशन विल टेल अस। बट वो तो ऑफ कोर्स नहीं मानेंगे ना फिर। नहीं, दैट्स ओनली एन असम्पशन, नहीं मानेंगे। व्हाट इफ अगर वो मान जाए, आप मानोगे? क्वेश्चन ये भी है। फिर वहीं पर यहाँ पर वही पॉइंट आ जाता है, व्हाट इज द कंसेंसस। आपके यहाँ पर क्या नेशनल कंसेंसस है कि अगर बॉर्डर को सॉल्व करने के लिए हमें कोई कंसेशन देना पड़े तो हम कंसेशन देंगे? यहाँ पर फिर वही छोटे बच्चे निकल जाएंगे रोड पे कि देखो जी चाइना आ गया, चाइना आ गया, चाइना आ गया। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले कंसेंसस बनाओ कि कंसेशन देना है या नहीं देना। आप देखो कि जब अभी ये पूरा लद्दाख का बॉर्डर इशू हुआ था, उस दौरान एक नेगोशिएशन के टाइम पे जब हमारे मिलिट्री कमांडर्स नेगोशिएट करते थे तो उनको मैक्सिमलिस्ट ऑप्शन दिया जाता था कि इस पॉइंट के बियॉन्ड नेगोशिएट नहीं करना आपने, आपका नेगोशिएशन बैंडविड्थ इतना है। आज क्या वो कंसेंसस जो हमने मिलिट्री के लिए बनाया था अभी, क्या वो पूरे नेशनल लेवल पर है? नहीं है। फिर तो आप चाइना को ब्लेम कर सकते हो ये क्या कि ओनली ऑन एन असम्पशन, बट फर्स्ट क्वेश्चन लाइज ऑन यू। इनफैक्ट हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू इंडिया, आई एम सॉरी टू से दिस, क्योंकि आपको चाइना ने ऑफर दिया था और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने क्योंकि मजे में आप घूमते थे उस टाइम पे। चाइना ने बॉर्डर सॉल्व करने के लिए आपको जब ऑप्शंस दिए थे तो आप उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर तो करते, आपने उठा के रिजेक्ट कर दी कि नहीं हम तो बात ही नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब चाइना आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो नाउ डोंट ब्लेम देम। फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि आप में कमी थी पहले, उस समय आपके पास सबसे अपॉर्चुन मोमेंट था इसको सॉल्व करने का, पर आपने नहीं लिया उसको। पर रीजंस क्या थे नहीं लेने के? मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही थी फिर? ब्यूरोक्रेसी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। जो पूरा का पूरा गेम था वो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर था, और पॉलिटिकल लेवल पे हमने उस समय इन चीज़ों को कभी प्रायोरिटी ही नहीं दी। और उस समय हम बार बार ये कहते थे नहीं हमारे पास अदर प्रेसिंग इशूज हैं। अरे वो सारे आपके मैन्युफैक्चर्ड थे। खालिस्तान की प्रॉब्लम आपने मैन्युफैक्चर करी, श्रीलंका में तमाशा आपने मैन्युफैक्चर करा। तो आप अब अपने पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म के लिए ये जो प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, इनको सॉल्व करने में आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही थी 1970 से लेकर 1990 तक। तो 20 साल तो आपने यहाँ पर बात कर दी है ये करते हुए, तो फिर आप क्या करोगे इस केस में? तो ये चीज़ समझने की आवश्यकता है आपको। तो टेक्निकली मतलब हमारे पास में ऑप्शन था, हमने उसे एक्सप्लोर नहीं किया। आप एक्सप्लोर तो करते, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चाइना ने ऑफर दिया आप एक्सेप्ट कर लेते यार। आप डिस्कस तो करते, उनसे बात तो करते, आपने बात ही नहीं करी। आउटराइट रिजेक्शन दे दिया सीधा, नहीं जी हम नहीं करेंगे। अरे बात तो कर लो, पूछ तो लो उसके मन में क्या चल रहा है। फिर तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि जब आपने ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करा, अब आप इस असम्पशन में बैठे हो कि भाई अब वो आगे सॉल्व ही नहीं करेगा। पहले आप अपना तो कंसेंसस बना लो। करेक्ट। पर ये प्रॉब्लम तो नेहरू के टाइम से है, क्योंकि आई रिमेंबर विजय गोखले जी ने उनकी किताब में लिखा था, उन्होंने मेंशन किया था कि नेहरू ने एक लेटर भी भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था, आई फॉरगेट द नेम, जो ब्यूरोक्रेट थे उस टाइम में, डिप्लोमेट जो थे, उन्हें उन्होंने लिखा था कि बॉर्डर के बारे में बात ही मत करना। उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि अगर हम चाइना को अग्री करें, पीआरसी को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो बॉर्डर इशू अपने आप सॉल्व हो गया। देखो, नेहरू की आइडियलिस्ट और रोमांटिक फॉरेन पॉलिसी के बारे में चर्चा मत करो, इट्स नॉट अ वर्थ एरिया ऑफ डिस्कशन। वो बंदे ने अपनी रोमांटिसिज्म में पूरे देश को चलाया था कि ठीक है मैंने अज्यूम कर लिया है कि भाई जस्ट बिकॉज मैंने पीआरसी को रिकॉग्निशन दे दिया तो चाइना के रिकॉग्निशन से वो बॉर्डर को मान जाएंगे। सर, आपके रिकॉग्निशन से कोई नहीं मानने वाला। आप उस समय अमेरिका नहीं थे, आप वर्ल्ड वॉर में कोई विक्टोरियस पावर नहीं थे, ठीक है, आप डीकोलोनाइज्ड कंट्री थे। अपनी हैसियत देख के बात करो। पर आप में उस समय रोमांटिसिज्म बहुत था कि नहीं मैं तो मतलब आइडियल हूँ, मेरे से बड़ा कोई आइडियल है नहीं पूरे वर्ल्ड का। तो ठीक है, खमियाजा आपने देख लिया ना क्या निकला उसका, उस रोमांटिसिज्म का।
तो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, इट्स नॉट वर्दी एन एरिया ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑल्सो। राइट। एंड जैसे आपने जो इंटरनल 3 वो प्रॉब्लम्स बताए थे कि भारत के लिए सबसे बड़ी अड़चनें क्या होंगी, अगर हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जो हमारे लिए करंट जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स हो सकते हैं, वो क्या होंगे 3? हमारे लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल थ्रेट इस मोमेंट पे ये है कि किस तरीके से चाइना का पाकिस्तान नेक्सस तोड़ा जाए। अब चाइना को आप ये कन्विंस कर सकते हो कि देख, अगर इकोनॉमी का रिलेशन हमें तेरे साथ रखना है तो तू अपना पाकिस्तान के साथ रिलेशन घटा एंड लेट यूएसए टेक ओवर पाकिस्तान। इन दैट सेंस कि जो कोल्ड वॉर में उनका रिलेशन था, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो ही करना है। करेक्ट। ठीक है, वो 10 साल यूज करके थ्रो कर देगा, क्या फर्क पड़ रहा है? पाकिस्तान एक निरोध जैसा देश है, उसको वैसे ही यूज करने दो, जो करना है उसको करे, हमें क्या लेना देना, उस देश की आइडेंटिटी वैसी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि अगर चाइना का ये थ्रेट नॉर्मलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, मैनेज हो जाता है, तो फिर इसके बाद आपको अपने पूरे के पूरे इंडियन ओशन एरिया, जो आपका रेल्म है पूरा ओशनिक रेल्म, उस मैरीटाइम रेल्म में एक स्टेबिलिटी लानी है। वो इसलिए लानी है क्योंकि सारी ग्रोथ वहीं पर है, आपको ऑयल भी वहीं से लाना है, आपको गुड्स का ट्रेड भी वहीं से करना है, तो आपको ओशनिक स्टेबिलिटी सेकेंड लेवल पर बहुत क्रूशल लानी है। और थर्ड लेवल पर आपको ये इंश्योर करना है कि नेशनल इंटरेस्ट अपने आर्टिकुलेट करो, कंसेंसस बनाओ, जिस पे फिर कोई डिबेट 2047 तक नहीं होगा, कि जब तक ये अचीव नहीं होते वी विल नॉट स्टॉप, इररिस्पेक्टिव ऑफ हूसोएवर इज इन पावर। बट ये थर्ड वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने जो ऑपोजिशन की बात की वो तो होनी नहीं देगा। ऑप सिंदूर के टाइम पे भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए थे, उसके पहले जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक किए थे तब दे दिए थे। उनको जो करना है वो करने दो, वो जब तक हैं, जितनी देर तक हैं, उनको थोड़ा बहुत शोर मचाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्वेश्चन ये है कि इज एनीवन गिविंग देम सीरियसनेस पर से? वेरी फ्यू इंटेलेक्चुअली डम्ब पीपल विल डेफिनेटली गिव देम सीरियसनेस, तो लेट देम गिव दैट, ठीक है। क्योंकि देखो, आपके पास जब खुद कोई विजन नहीं है, या तो अपोजिशन बोले ना कि भाई ठीक है 2047 तक इंडिया को डेवलप करने के लिए हमारा ये विजन है, उनको ये नहीं पता कि भाई परसों सुबह उठ के मेरे को क्या टेंट्रम करना है, कहाँ जाके मैं नौटंकी करूंगा अपनी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या उम्मीद करते हो उनसे, इस चीज़ को समझो आप। वेयर डू यू थिंक कि मतलब दुनिया आज से लेट से कि 10 साल बाद कहाँ होगी? क्योंकि अभी टेक्निकली अगर हम देखें तो 2 बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, एक तो इजराइल एंड हमास वाला जो है, ईरान वाला उसमें आ जाता है, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव यूक्रेन रशिया, और बीच में ऑप सिंदूर हुआ, पाकिस्तान एंड इंडिया वर इन्वॉल्व। वेयर डू यू थिंक वर्ल्ड विल बी इन 10 years? देखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, वी डोंट नो वेयर द वर्ल्ड विल बी 1 year डाउन द लाइन ऑल्सो, तो 10 years तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बट ये है कि खास करके जो इसराइल गाजा वाला कॉन्फ्लिक्ट है, वो मुझे लगता है कि वी आर ऑन द लास्ट लेग ऑफ द सोल्यूशन पार्ट, बिकॉज गाजा स्ट्रिप में हमास का रिमूवल इज द की टुडे। तो डी हमासिफिकेशन इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, और इसराइल ने उसका प्लान बना लिया। जाहिर सी बात है कि इसराइल उस पर अब काम करेगा तो उसको ग्लोबल कंडेमनेशन मिलेगी, मिल ही रहा है वो तो। मिलेगी, ठीक है। वो इसराइल डजंट गिव अ फक अबाउट इट, ठीक है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जो आपको करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, ये होता है नेशनल स्पिरिट, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रहा है हम कुछ करें। मतलब मैं कितना सरप्राइज है, और आपने भी आई एम श्योर देखा होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाहे उसके टेररिस्ट कैंप मार रही है या कुछ भी टारगेट कर रही है, हमारे कुछ जर्नलिस्ट को बड़ा दर्द हो रहा था। पाकिस्तानी मर गए, वहां पे सिविलियन मर गए, अरे तेरे बाप के रिश्तेदार थे वो, मर गए। इंडिया में जब पाकिस्तान आगे टेररिज्म करता है तब तुम्हें उनके ऊपर सिंपैथी नहीं होती, तब होती है कि मोदी चौकीदार बन के क्यों नहीं खड़ा था वहां पर। तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा लो कि ये कौन सांप है हमारे देश के, ठीक है। तो इनका पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है, वी नो व्हाट दे स्टैंड फॉर हुम दे स्टैंड फॉर। ये चीज़ इसराइल में नहीं। इसराइल कहता है भाई जो मर्जी करो, जितनी मर्जी गाली देनी है दो, मैं इनको पीटूंगा। ये पिटने के लिए पैदा हुए हैं, जब तक ये पिट के ख़त्म नहीं होंगे इनको पीटूंगा। तो इसराइल्स पर्सपेक्टिव इज़ वेरी क्लियर, और गाजा में उसको ये करने की आवश्यकता है इस मोमेंट पे। वरना ये जो पूरा का पूरा नेक्सस बना हुआ है हूतीज़ का, हिजबुल्ला का, चलो हिजबुल्ला न्यूट्रलाइज हो गई, ईरान को अपना अकल आ गई, हूतीज़ अब कंट्रोल में आ रहे हैं, ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, वो ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रशिया को यूक्रेन को ये इंश्योर करना है कि या तो उसको वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर ले, जैसे उसने क्राइमिया किया और ईस्टर्न यूक्रेन किया। क्योंकि यूक्रेन इस मोमेंट पे एक ऐसा देश है कि भाई दैट्स अ बफर बिटवीन नेटो एंड रशिया। तो वो बफर को जब तक वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा तब तक उसमें इनसिक्योरिटी रशिया में रहेगी कि ये नेटो में जा सकता है। और नेटो कंट्रीज और अमेरिका को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ये कह के कि अच्छा आज हम कह रहे हैं कि नहीं आएगा नेटो में, लेकिन बाद में आ जाएगा। तो ये चीज़ रहेगी। और जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान का व्यवहार रहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। जितनी बार हरकत करेगा उतनी बार चांटे खाएगा। तो वो देश बना ही उसलिए। आप देखो पाकिस्तान आर्मी के जितने भी वो लीडर्स हैं, आसिम मुनीर को देखो, बिल्ले लगा रखी।
किस बात के? लूडो खेल के मेडल जीता है? ड्रीम 11 पे टीम बनाता था तू अपनी, क्या कर रखा है तूने? जितनी लड़ाइयाँ लड़ी सब में पिटा है तू। पूरी पाकिस्तान आर्मी ने जूते खाए हैं सारी जिंदगी भारत से, और तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बिल्ले लगा के घूमने? मतलब इतिहास को तो जस्टिफाई करो ना यार। या तो होता कि चलो अफगानिस्तान से तुमने लड़ाइयाँ लड़ी, वहां से भी नहीं लड़ी, उनसे रोज पिटते हो तुम, अफगानियों से पिटते हैं। करेक्ट। तो क्या हैसियत है यार तुम्हारी? तो इनको इनकी औकात पता है कि ये हमसे कुछ बदतमीजी करेंगे, बहुत मार खाएंगे, हमेशा खाते हैं, आगे भी खाएंगे। तो ये चीज़ रही। आपने जो इसराइल वाली बात कही कि वो तो बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि मैं जब अभी रिसेंटली मैं इसराइल से में ही था, एंड आई सॉ देयर कि वहाँ पे उनका ना कल्चर ही है, वी डोंट गिव अ फक व्हाट द वर्ल्ड सेज। इनफैक्ट मैं वहाँ पे तेल अवीव में जब मैं लोगों से बात कर रहा था, जेरूसलम में भी बात कर रहा था, तो बहुत वेरिड स्पेक्ट्रम के लोग थे, राइट से हो, लेफ्ट से हो, सेंट्रिस्ट हो, डजेंट मैटर व्हेन इट कम्स टू इजराइल एंड द जूइश पीपल। दे वर वेरी क्लियर कि जो लेफ्ट वाले भी थे, दे मेंशन्ड दिस टू मी कि जो हम कर रहे हैं गाजा में, हो सकता है उसमें बहुत सारे बच्चे मरेंगे, और किसी ने नहीं बोला था कि वॉर विल बी अ ब्यूटीफुल थिंग, वॉर इज अगली, उसमें जान जाती है इनोसेंट लोगों की भी, बट दिस इज समथिंग वी हैव टू डू, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हुआ था। तो जो कंसेंसस की भी हम बात कर रहे हैं, जो भारत में होना चाहिए, वो होगा ही वहाँ नहीं पे ना है। कभी। मैं आप यार देखो, इसराइल की सोसाइटी की साइकी और इंडिया की साइकी अलग है। वहां पर साइकी ये थी कि भैया नेशन फर्स्ट, यहाँ पे ये है कि भाई माई प्रॉफिट फर्स्ट, मुझे अपना फायदा देखना है सबसे पहले, नेशन जाए भाड़ में, मुझे अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, नेशन जाए भाड़ में। तो यहाँ पर अगर इस नज़रिए से आप काम करोगे तो फिर यही होगा। आपके सामने इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं मिल सकता कि ऑपरेशन सिंदूर में जब पूरी कंट्री यूनाइटेड थी पाकिस्तान के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए, कि यहाँ पर कुछ बैठे हुए सांप जर्नलिस्ट, मेन एंड वुमेन बोथ, उनको पाकिस्तान से सिंपैथी ज़्यादा थी। ठीक है ना? और यूट्यूब भरा हुआ है, देख लो जाके आप। करेक्ट। और इन चैनल्स में मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। ठीक है ना? मतलब आप सोच लो कि ये कर क्या रहे। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि किसकी सिंपैथी कहाँ है, ये प्रूव हो जाती है इन क्राइसिस सिचुएशंस में। इनफैक्ट ऑप सिंदूर के टाइम आई रिमेंबर, जब दूसरा दिन था, तब सडनली रात को एक वेव ऐसा आ गया था, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे डी एस्केलेट। हम क्यों करें डी एस्केलेट भाई? हमने शुरू भी नहीं किया था, एंड हम डी एस्केलेट करें, मतलब वो हमारे ऊपर क्यों है? सडनली आई सॉ इन फ्रंट ऑफ माई आईज कि कुछ भी बात नहीं हो रही इसके बारे में, एकदम से जैसे किसी ने कहीं से कोई टूल किट स्टार्ट कर दिया, और वो डी एस्केलेट डी एस्केलेट डी एस्केलेट, हर जगह से वही देखने मिल रहा देखो, था। वो साइबर वॉर और वो स्पैम वॉर जिसको हम कहते हैं, वो तो एक इंटीग्रल फीचर बन चुका है अब। पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप कितने क्रेडिबल लोगों का सहारा लेके उसको नैरेटिव को चलाओ। ठीक है, पाकिस्तान ये हैशटैग वॉर तो करेगा आपके साथ, चाइना इसमें मदद करेगा पाकिस्तान की, पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपके बिकाऊ जर्नलिस्ट कितने जो हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे। आप एक चीज़ को देखो, मैंने एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ ऑब्जर्व करी है और बड़ी सटल चीज़ है। जितने भी सबसे ज़्यादा चाटुकार पत्रकार होते हैं, वो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये बोलते हैं कि हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। अगर तुम निष्पक्ष पत्रकारिता करते तो तुम्हें बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें भी दिल में पता है कि तुम सबसे बड़े चाटुकार हो। तुम एक पक्ष की चाटुकारिता करते हो, दूसरे की करते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, आप एक जगह अगर शब्द कहते हो ना गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया का ऑपोजिट कौन है? पोमेरियन मीडिया। तो क्वेश्चन ये है कि डोंट कॉल योरसेल्फ निष्पक्ष पत्रकार। अगर आज की डेट में मैंने कोई निष्पक्ष पत्रकार देखा है अपने लाइफ में पिछले 10 साल में, तो फॉर दैट मैटर आई विल नॉट हेजिटेट टू से, बट इट इज पालकी शर्मा। कम से कम मैंने उसको कभी इस प्रकार की गंदी चीजें करते हुए नहीं देखा। ठीक है, शी टॉक्स सेंस एंड शी टॉक्स एलिक्वेंटली। तो ये चीज़ है, दिस इज व्हाट इज जर्नलिज्म पर से। सो डोंट कॉल योरसेल्फ जर्नलिस्ट जब आप एक पार्टी का नैरेटिव चला रहे हो जस्ट बिकॉज दूसरी पार्टी ने आपको पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी चीज से आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्या है रियलिटी इन लोगों की। जो ये अब इंडिया और यूएस के रिलेशंस में, या लेट्स से कि इंडिया और ट्रंप के रिलेशंस के बीच में तनाव जो आया है, इसको हम सॉल्व करने के लिए डू वी हैव एनी प्लान, या कुछ करना चाहिए हमें? कुछ नहीं, जस्ट इग्नोर ट्रम्प। द मोर यू इग्नोर हिम, ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट हिज फ्रस्ट्रेशन विल लीड टू नोवेयर। उसको इग्नोर करो। जितना हाई ईगो वाला आदमी होता है ना, उसको या तो ईगो मसाज कर लो, चपड़ासी बन जाओ उसके, और या फिर उसको इग्नोर करना चालू कर दो, भाड़ में जा। यही करो अभी। आपको कुछ नहीं करना है ट्रम्प के साथ। आप अपने काम करते रहो, रशिया, चाइना, इन सब से इंगेज करते रहो, इसको इग्नोर करो, बेवकूफ़ आदमी। ओके, एंड ये आपको कब लगता है, मतलब डू वी हैव एनी की गोल इन माइंड या ईयर इन माइंड कि खत्म हो जाएगा तब तक, इसके टर्म एंड होने का ही वेट कर रहे हैं हम? देखो, वी कांट से दैट, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, ये इरेटिक आदमी है। कल को इसके दिमाग में कल सुबह उठ के क्या उठेगा, क्योंकि जिन लोगों का शरीर बड़ा हो जाता है लेकिन दिमाग उगता नहीं है उतना, इंडिया में भी हैं वैसे लोग, आप जानते हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि इन लोगों को अगले दिन का क्या रवैया होगा वो किसी को नहीं पता होता। घर में मम्मी को भी नहीं पता होता मेरे बेटे ने कल को क्या उठ के करना है सुबह।
और यहाँ पर भी मम्मी को नहीं पता अगले दिन मेरा बेटा क्या करेगा। तो इस चीज़ को समझो आप, इस चीज़ को समझो। तो वी डोंट रियली नो, मतलब कल को उठ के ये एकदम से नॉर्मल भी हो जाए तो वी शुड बी सरप्राइज्ड अबाउट इट, या ऐसा ही रहे वी शुड बी सरप्राइज्ड अबाउट इट। द अदर थिंग जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि चाइना में देर आर, मतलब इंटरनली तो क्या हो रहा है वहाँ पे वो वही जानते हैं, दुनिया में तो किसी को पता नहीं होता, बट देर हैव बीन सम एटलीस्ट रूमरमेंट जो कहते हैं, रूमर इंटेलिजेंस जो है रूमेंट, उसके अकॉर्डिंग शी जिनपिंग इज़ नॉट इन अ वेरी पावरफुल स्टेट नाउ। बीच में गायब भी हो गया था, ब्रिक्स वाले समिट में नहीं आया था। यार ये ना अमेरिकन प्रोपोगंडा होता है। वो अमेरिकन प्रोपोगंडा ये पूरा टाइम चलता रहता है कि पुतिन जो है, बीच में अभी देखो 2 साल पहले जब यूक्रेन वाली लड़ाई चालू हुई थी कि पुतिन मर गया, पुतिन है ही नहीं, पुतिन गायब हो गया, फिर सडनली वो आ गया। अच्छा अभी भी देखो कई नमूने, कितनी आयरोनिकल बात है, अलास्का की मीट पे वो कह रहे हैं जी नकली पुतिन आया था। मतलब यार यूट्यूब पे कुछ तो सेंसिबल बात कर लो, मतलब अकल नहीं है धेले भर की तुम्हें, तुम भी वही बच्चे हो, अभी शरीर से उग गए सिर्फ, तो कम से कम दिमाग का विकास करवाओ, जाओ मेंटल हॉस्पिटल, थोड़ा इलाज करवाओ अपना। मतलब फालतू बात करनी है। देखो जी उसने हाथ ऐसे मिलाया, हाथ वैसे मिलाया, अरे यार। वो एक मैं देख रहा था वीडियो, उसमें कहा कि हाथ बहुत ज्यादा हिला के चल रहा था तो नकली पुतिन है। तुम्हारा दिमाग नहीं होगा तो तुम भी नकली हो सबसे पहले। तो इन जैसे लोगों का क्या आप एक्सपेक्ट करते हो यार। मतलब मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, आप सोचो कि हमारे देश में ये चल रहा है यार, और इस कंटेंट का कंजम्पशन हो रहा है। आप इससे, मेरे को दुर्भाग्य ये देश का दिखता है कि मतलब पीपल कंज्यूमिंग दीज काइंड ऑफ कंटेंट एंड दीज काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ आईक्यू एंड माइंडसेट दे वुड बी हैविंग। आप सोचो इस चीज़ को, जो इन लोगों को लाख लाख व्यूज दे रहे हैं, उनका आईक्यू क्या होगा यार। इसका कंटेंट क्रिएटर का तो छोड़ दो, वो तो मानसिक तौर से बीमार ही है बेचारा, लेकिन जो लोग उसको देख रहे हैं उनकी मानसिकता सोचो ना यार। इसीलिए तो बच्चों के टेंट्रम उनको पसंद आते हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है। क्या एक्सपेक्ट करोगे यार, यहाँ पे आप सोचो देश के ये हालात चल रहे हैं इधर। करेक्ट। आई थिंक दिस इज़ अ गुड नोट टू एंड दिस पॉडकास्ट ऑन। बट आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो रियलिटी चेक हो सकता है। बिल्कुल। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए वो रियलिटी चेक ही, इट्स लाइक कि वो उनके लिए ना बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि हम देखो हैं ट्रूथ ऐसे। को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। जहां पर भी आप कभी सच बोल दो ना, सच लोगों को चुभता है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। सच आपको छोड़ के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, वो आदमी को करने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है। आदमी को ये चाहिए कि भाई मेरे माइंड में ये नैरेटिव है, मैंने ये नैरेटिव बिठा लिया, अब तू मेरे नैरेटिव को सिर्फ सपोर्ट कर। यहाँ पे अगर मैं तेरे को सुन रहा हूँ तो यू मस्ट सपोर्ट माई नैरेटिव। करेक्ट। बट नोबडी इज कंसर्न विद द ट्रूथ, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इनफैक्ट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, जब हमने लास्ट पॉडकास्ट हमारा रिलीज़ किया था, आपको कभी किसी ने ये बताया है कि आपका फेस रोहित शर्मा से मैच करता है? लोग बोलते रहते हैं यार, मुझे नहीं पता क्यों, बट तो आई डोंट नो। ये क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में नोटिस किया कि पॉडकास्ट हमने जियोपॉलिटिक्स पे करके डाला है, कमेंट में सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सर रोहित शर्मा जैसे दिखते हैं। तो ऐसे कि तुम जियोपॉलिटिक्स मैं देखो ऑनेस्टली क्रिकेट देखता नहीं, मतलब फॉर मी इट्स लाइक अ मोस्ट सिंफुल एक्टिविटी कि मैं अपना दिन का प्रोडक्टिव टाइम क्रिकेट जैसे नापाक चीज़ पे वेस्ट करूँ। तो ना मुझे क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, और क्रिकेट की इंडस्ट्री के बारे में जो मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि ना मेरे को क्रिकेटर्स के बारे में नॉलेज है। तो इनफैक्ट जब मेरे पॉडकास्ट, मतलब मेरे चैनल पे भी लोगों ने कुछ कमेंट डाले थे, तो पहले मुझे जाके सर्च करना पड़ा था कि ये है क्या। तो मुझे भी नहीं पता था, बट देन आई एम लाइक कि ठीक है यार, मतलब क्रिकेट इज नॉट समथिंग आई विल रियली गिव इंपॉर्टेंस टू इन माई लाइफ। मतलब मैं बैठ के बच्चे की स्पीच सुन लूंगा रादर देन वाचिंग अ क्रिकेट, यू नो। बट मैंने बोला था कि एंड करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इसी वजह से, मोदी जी ने कहा कि पानी और खून साथ में नहीं बहेगा, तो हमने पानी बंद कर दिया, हमने खून हमारा बहना बंद करवा दिया। बट एट द सेम टाइम अभी एशिया कप होगा, क्रिकेट टूर्नामेंट, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट उसमें इंडिया और पाकिस्तान खेलने वाले हैं, ये हम अलाउ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये गलत है, नहीं होना चाहिए, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और अगर ये हो रहा है और अगर हमारे क्रिकेटर जा रहे हैं, इट्स रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी देखो एक वो मूवी आई थी ना, वो दिलजीत दोसांझ की, सरदार जी, हाँ, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को हायर कर लिया भाई। अच्छा वो कहते हैं कि वो मूवी जो है पहलगांव के इंसिडेंट से पहले शूट हुई थी। पहलगांव के इंसिडेंट से पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई इशू नहीं था। 26 आप सिंपल मुझे एक बात बताओ यार, आपको पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर मिलते हैं लेने को, या एक्ट्रेसेस मिलती है लेने को? 1950 से वो देश आपके साथ नापाक हरकतें कर रहा है। Why the hell do you want to give them importance? सिंपल सी बात है यार, वो पाकिस्तानी एक्टर को आप पैसा दोगे, हमारी ऑडियंस जाके वो मूवी देखेगी, वो मूवी से उस एक्टर को पैसा मिलेगा, वो एक्टर जाके पाकिस्तान में टैक्स देगा, पाकिस्तान का सारा टैक्स जिहाद में यूज होता है। आप एंटरटेनमेंट के नाम पे अपने जिहाद को स्पॉन्सर कर रहे हो। आज अगर मान लो ये क्रिकेट खेल भी रहे हैं, अगर इंडिया का कोई आदमी उस क्रिकेट मैच को देखने जा रहा है ना, तो सर कल को आपके घर में किसी की मौत होती है ना टेररिज्म से, चिल्लाना मत फिर आप, क्योंकि आपने वो स्पॉन्सर किया है जाके मैच की टिकट लेके। ये सरकार की तरफ से भी गलत है, आपकी तरफ से भी गलत है, क्रिकेटर की तरफ से भी गलत है।
everyone has to boycott it. Hmm. That's the reality. Yeah. We have to stop it. There is no other way यार. आप इस देश को कोई लीवरेज नहीं दे सकते. They don't deserve sympathy. They don't deserve any kind of leverage. बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम होने कैसे दे रहे हैं ये मैच. मतलब पॉलिटिकल लेवल पे तो इस पे स्टॉपेज लगना चाहिए था, बट नहीं लगा. नहीं लगा तो यार ये पॉलिटिक्स ही समझा सकती है कि उन्होंने क्या देखा है. वहाँ पर भी पैसा देखा होगा अगर ऐसी कुछ चीज़ देखी है तो. और अगर वो देख के कर रहे हैं ये चीज़ तो इट्स वेरी शर्मनाक. इससे ज़्यादा शर्मनाक फिर कुछ नहीं हो सकता. परफेक्ट. पवनीत जी, थैंक यू सो मच इस Thank you. कॉन्वर्सेशन के लिए. Thank इट वाज you. ऑलवेज फन टॉकिंग विथ यू. थैंक यू सो मच. बट थैंक यू.